वाई 22 अध्याय 241 काला और सफ। लिन युआन ने अपनी वर्तमान स्थिति को देखा और अनजाने में गहरी सांस ली। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने दिन और रात की आत्मा चांदी के पंखों से बने 4 पंखों को नियंत्रित किया। जब चारों पंख फड़फड़ाए तो लिन युआन के पैर जमीन से ऊपर हवा में तैरने लगे। अब जब वह हवा में था तो लिन युआन ने काले पंखों वाले पंखों को लहराने की कोशिश की। डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर का वजन ज्यादा नहीं था, कम, लेकिन पंख असामान्य रूप से मजबूत थे। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वे बिल्कुल काले वज्र की तरह महसूस हुए, जो प्रकाश को निगल सकते थे। काले पंखों को लिन युआन के निर्दिष्ट लक्ष्य पर दागा गया। दिन और रात की आत्मा के चांदी के पंख स्रोत रेत की पीली रेत में गिर गए। वे तुरंत गायब हो गए और पीली रेत में विलीन हो गए। इसके बाद पीले रेत में विलीन हुए पंखों को पुनः पेश किया गया, जिससे एक आदर्श चक्र बना। दिन और रात की आत्मा चांदी के पंखों की हमले की गति के साथ प्रयोग करने के बाद लिन युआन ने सोने के फेये भंडारण बॉक्स से बहुत टिकाऊ फेरोमैंगनीज का एक टुकड़ा निकाला। फिर उसने उसे ताकत के साथ दूर फेंक दिया। 5 काले पंख वज्र में बदल गए, जो सीधे फेरोमैंगनीज में घुस गए और पीछे 5 अस्पष्ट निशान छोड़ गए। लिन युआन ने चुपचाप सिर हिलाया। डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर द्वारा बनाए गए काले पंख प्लैटिनम फे की रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि गोल्ड डिफेंस टाइप फे इसका सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। यह वह नुकसान था जो काले पंख कर सकते थे। सोर्स सैंड का दूसरा विशेष कौशल, मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन, वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करता था। साथ ही पहला विशेष कौशल, सैंड कंट्रोल, कम आध्यात्मिक शक्ति की खपत को और कम करता है। इसका मतलब यह था कि यदि लिन युआन ने क्षति को नकारने के लिए दिन और रात की आत्मा चांदी द्वारा निर्मित इन काले पंखों में आत्मा आत्मा क्यूई नहीं डाली होती, तो आध्यात्मिक शक्ति की खपत लगभग नगण्य थी। जब लिन युआन ने काले पंख बनाने के लिए डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर का उपयोग करने का फैसला किया, तो इसका एक कारण यह था कि वह अपनी रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाना चाहता था। दूसरी ओर डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर एक हल्की धातु होने के कारण पंखों के फड़फड़ाने पर उत्पन्न हवा की धाराएं लिन युआन के उड़ान भरने के लिए पर्याप्त थीं। एक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के रूप में केवल एस रैंक वाले लोग ही बीच हवा में खड़े होकर आकाश में यात्रा कर सकते थे। हालांकि लिन युआन अभी भी एक सी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल था, लेकिन उसके पास पहले से ही उड़ने की क्षमता थी। युद्ध में उड़ान भरने में सक्षम होने से लिन युआन अधिक चुस्त हो सकता था। वह जमीन से होने वाले हमलों से बचने के लिए हवा में भी उड़ सकता था। ऐसी चपलता वास्तव में रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाने से कहीं अधिक प्रभावी थी। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने काले पंखों में आध्यात्मिक शक्ति डालने का प्रयास किया। जिस क्षण आध्यात्मिक शक्ति पंखों में डाली गई, वे सफेद हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे वे सफेद रोशनी से चमक रहे हों। पहले काले पंखों से रहस्यपूर्ण और अंधकारपूर्ण अनुभूति होती थी। अब जब पंख सफेद हो गए हैं, तो उनमें एक अवर्णनीय चमक और दृढ़ संकल्प है। परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से लिन युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके स्वयं के आभामंडल में भी अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। लिन युआन ने शुद्ध सफेद पंखों को आगे बढ़ने और एक विचार के साथ मोड़ने का आदेश दिया, जिससे लिन युआन की पूरी तरह से रक्षा हुई और उन्होंने सबसे मजबूत रक्षा बनाई। लिन युआन के पंख दिन और रात की आत्मा चांदी से बने पंखों से बने थे। जब लिन युआन की आध्यात्मिक शक्ति को पंखों में डाला गया, तो दिन और रात की आत्मा चांदी में धातु की विशेषताओं में एक पल का परिवर्तन हुआ। जिस क्षण दिन और रात की आत्मा सिल्वर ने आध्यात्मिक शक्ति के साथ संपर्क किया, उसने चारों पंखों को अत्यधिक लचीलापन प्रदान किया। पंख फैल गए और मुड़ गए, जिससे लिन युआन की रक्षा के लिए एक क्रॉस बन गया। यह अब लिन युआन का सबसे शक्तिशाली बचाव था। हालांकि पंखों के निर्माण से बने पंख काफी अच्छे नहीं थे। मौजूदा पंख और पंख अभी भी एक कच्चा मॉडल थे। यदि लिन युआन पंखों की ताकत बढ़ाना चाहता था, तो उसे प्रत्येक पंख पर एक पैटर्न बनाना होगा। इससे उन्हें शॉक एब्जॉर्प्शन मिलेगा और किनारे भी तीखे बनेंगे। इसके बाद सोर्स सैंड को पहले की तरह ही कुछ समय के लिए हाइबरनेशन में जाना होगा। फिर यह लिन युआन द्वारा निर्दिष्ट धातु विशेषताओं को याद रखेगा और उन्हें मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन में इनपुट करेगा। लिन युआन ने सोर्स सैंड के विशिष्ट कौशल को देखा और महसूस किया कि यह
एम्बर बटन जैसे स्रोत प्रकार के जीवन रूप को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प था। फेनाम, स्रोत रेत, एम्बर बटन, फी प्रजाति, मौलिक रेत, फिग्रेड, स्वर्ण 1/10, फेटाइप, स्रोत, फिनेक्वालिटी, फेंटेसी 1/5, विशिष्ट कौशल, रेत नियंत्रण, स्रोत रेत की ओर ठेकेदार के नियंत्रण को बढ़ाएं और स्रोत रेत को नियंत्रित करते समय आध्यात्मिक शक्ति की खपत को भी कम करें। धातु उपभोग, अभिव्यक्ति, स्रोत रेत में एक प्रकार की धातु का उपभोग करें और स्रोत रेत को उस धातु की विशेषताओं को प्राप्त करने दें जो उपभोग की गई थी। उसी समय स्रोत रेत बजरी के भीतर धातु को तेजी से संघनित कर सकती है, जिससे एक निर्दिष्ट रूप बनता है। फेरोमैंगनीज, चैन ब्लेड, डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर फेदर्स, ग्रेवल स्पिरिट स्वीकृति, सोर्स सैंड एक प्रकार के फी या आयामी जीवन रूप का उपभोग कर सकता है। उपभोग जीवन रूप की ऊर्जा और आनुवंशिक मॉडल जटिलता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्लास 4 एलियन कीट, हार्ट पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन, ताकत प्लैटिनम, 3 फ्लॉलेस फे के बराबर है। सोर्स सैंड में भले ही कोई क्षमता न हो, लेकिन लिन युआन के पालन पोषण के तहत इसकी युद्ध क्षमता पहले से ही अन्य फे और सोर्स प्रकार के जीवन रूपों के साथ तुलनीय थी। यह बेहतर भी हो सकता है। जब लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकला, तो उसने अपना शरीर फैलाया। अगले कुछ समय तक लिन युआन को अपने फये के ग्रेड बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। उसके पास ध्यान देने के लिए दूसरी चीजें थीं, और जब सब कुछ हो जाता, तो वह प्रशिक्षण के लिए बाहर निकल सकता था। उसने रेडियंस 100 सीक्वेंस के चयन की पूर्व संध्या पर लौटने की योजना बनाई। लिन युआन ने जल्दी से सोर्स सैंड को गोल्ड फैंटेसी में अपग्रेड कर लिया था और विशेष कौशल को बढ़ाया था, मुख्य रूप से स्टार वेब पर खरीदार की वजह से सुनो। यद्यपि यह लिन युआन और लिसन के बीच एक व्यापार था, लेकिन बाद वाले को लिन युआन को अग्रिम रूप से डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर और 2 स्रोत प्रकार की वस्तुओं को वितरित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए लिन युआन ने इस एहसान को नोट कर लिया। लिन युआन ने स्टार वेब पर लॉग इन किया और लिसन से पूछने की तैयारी कर रहा था कि क्या पावर ऑन फेंस टाइप कैनिडे प्रजाति फे के लिए कोई आवश्यकताएं हैं। किसी भी मामले में लिन युआन को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के भीतर फे की किसी भी प्रजाति को कांस्य महाकाव्य में बढ़ाने के लिए लगभग 1 घंटे की आवश्यकता होगी। चूंकि लिसन ने उसे सुविधा दी थी, तो लिन युआन ने सोचा कि वह भी लिसन को सुविधा लौटा सकता है। यदि लिसन एक कांस्य महाकाव्य फे के लिए व्यापार करना चाहता था, तो यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होना चाहिए जिसने अभी अभी इच्छा शक्ति ऋण को समझा हो। इसलिए लिन युआन लिसन को इच्छा शक्ति ऋण के साथ संगत कांस्य महाकाव्य फे प्राप्त करने का मौका दे रहा था। लिसन ने कांस्य एपिक फे को पावर ऑन फेंस टाइप कैनिडे प्रजाति के रूप में निर्दिष्ट किया था, लेकिन कैनिडे प्रजाति एक विशाल श्रेणी थी जिसमें कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, सियार आदि शामिल थे। यदि लिन युआन को यादृच्छिक रूप से एक कैनिडे प्रजाति चुननी पड़े, तो चयन सीमा वास्तव में बहुत बड़ी होगी। जब लिन युआन लिसन को संदेश भेजने की तैयारी कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि लिसन ने उसके लिए 2 संदेश छोड़े थे, जबकि वह पहले ही स्टार वेब से लॉग आउट हो चुका था। युआन ने अपनी भौहें उठाईं जब उसने लिसन द्वारा भेजे गए 2 संदेश देखे। सुनो मास्टर, अगर मेरे भविष्य में आपके पास कोई कांस्य महाकाव्य फे है, तो क्या आप मुझे पहले व्यापार करने का मौका दे सकते हैं? मैं आपको हारने नहीं दूंगा। सुनो मास्टर, मैंने आपके पिछले पते पर डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर का एक और वर्ग मीटर भेजा है। हे। लिन युआन को अचानक लगा कि लिसन को उसके साथ पक्षपात करना बंद कर देना चाहिए। या क्या सभी क्रिएशन मास्टर्स के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था? लिन युआन के लिए यह पहली बार था जब उसने दूसरों से रिश्वत ली थी। हालांकि डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर का यह एक क्यूबिक मीटर रिश्वत से ज्यादा एक अनुग्रह था। लिन युआन ने उत्तर दिया, सुनो, डीप माउंटेन एल्डर लिन पावर ऑफेंस टाइप कैनाइन फे कुल 13 प्रजातियां और 36 प्रजातियां हैं, जिनमें कुत्ते, भेड़िए, ढोल, लोमड़ी और कई अन्य शामिल हैं। इनका दायरा बहुत बड़ा है। लिसन को जवाब भेजने के बाद लिन युआन ने देखा कि वह अभी ऑनलाइन है और उसके जवाब का इंतजार करना चाहता था। उसके जवाब भेजने के 3 सेकंड से भी कम समय में लिसन ने जवाब दिया, सुनो, वाह विशेषज्ञ, तुम्हारा मतलब है कि मैं कैनाइन फे की प्रजाति चुन सकता हूं। डीप माउंटेन एल्डरलिन। हाँ, चूंकि लिसन ने उसे समायोजित किया था, इसलिए उसने भी उसे समायोजित किया। इसका उस एक क्यूबिक मीटर डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर से
कोई लेना देना नहीं। हालांकि लिन युआन ने डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर को मना नहीं किया। डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर के 1 क्यूबिक मीटर की कीमत अधिकतम 5 करोड़ रेडियंस डॉलर थी। लेकिन अगर लिन युआन ने लिसन को जो मौका दिया था उसका अंदर से मूल्यांकन किया जाए तो उसका मूल्य अमूल्य होगा। लिन युआन के हाँ कहने के बाद उसने देखा कि लिसन ने दर्जनों स्टॉर्म प्राइज भेजे हैं। वह संदेह करने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या इस लिसन खरीदार ने चुपके से 1 किलोग्राम शहद पी लिया है। अंत में लिसन ने एक अपरंपरागत फॉक्स फय को चुना जो मानसिक हमलों पर केंद्रित था। ऐसा फॉक्स फय दुर्लभ नहीं था, लेकिन इसके कई दिशाएं थीं जिनकी ओर यह विकसित हो सकता था। जब ऐसा फॉक्स फय कांस्य में विकसित हुआ तो यह जरूरी नहीं कि यह किसी खास दिशा में विकसित हुआ हो, लेकिन चाहे यह कैसे भी विकसित हुआ हो, यह हमेशा लिसन की प्रस्तावित आवश्यकताओं तक पहुंच सकता है। उसी समय लिन युआन यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि अगर उसने लिसन को समायोजित नहीं किया होता तो लिसन के लिए इच्छा शक्ति ऋण से मेल खाने वाले ऐसे कांस्य महाकाव्य लोमड़ी को ढूंढना व्यावहारिक रूप से असंभव होता। लिसन ने अपनी प्रजाति को अंतिम रूप देने के बाद लिन युआन ने दुर्लभ जीवन रूप मंडप से एक विशिष्ट भ्रामक लोमड़ी खरीदी। इल्यूसरी फॉक्स छोटी उम्र से ही कुलीन फे थे। उनमें से कोई भी सामान्य नहीं था। एलीट इल्यूसरी फॉक्स प्राप्त करने के बाद लिन युआन ने इसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में विकसित किया। जब यह कांस्य महाकाव्य में विकसित हुआ तो इसका नाम बदलकर ट्रू डेटा के तहत पेन इल्यूसरी फॉक्स हो गया था। भ्रमकारी लोमड़ी की क्षमता 5 इंद्रियों पर प्रभुत्व में निहित थी, जबकि दर्द भ्रमकारी लोमड़ी दर्द पर प्रभुत्व की ओर विकसित हुई। जब दर्द का भ्रम करने वाली लोमड़ी अपनी क्षमता को किसी लक्ष्य पर छोड़ती थी तो वह लक्ष्य को दर्द की स्थिति में पहुंचा सकती थी, और ऐसा दर्द क्षमता के आधार पर शरीर और दिमाग पर काम करता था। यह एक बेहद शक्तिशाली हमला करने वाला साधन था। जब यह कांस्य महाकाव्य दर्द भ्रमकारी लोमड़ी कांस्य तक पहुंची तो लिन युआन ने 3 विशेष कौशलों में से मन की भेद्यता को चुना। यह विशेष कौशल उसे क्षमताओं को जारी करते समय लक्ष्य के दिमाग पर गहरा दर्द का उपयोग करने की अनुमति दे सकता था। यह एक विशेष कौशल था जिसने दर्द भ्रमकारी लोमड़ी की हमलावर क्षमताओं को बहुत बढ़ाया। 3 विशिष्ट कौशलों में से माइंड वल्नरेबिलिटी भी सर्वोत्तम विकल्प था। लिन युआन ने हमेशा अपने शुरुआती इरादों को बनाए रखा था, इसलिए उसने इल्यूजरी फॉक्स को कांस्य तक पहुंचने से पहले अभिजात वर्ग महाकाव्य तक पहुंचने दिया। जब इल्यूसरी फॉक्स को एलीट स्तर पर एपिक स्तर तक बढ़ाया जाएगा तो इसके विशिष्ट कौशल में अधिक विकल्प होंगे। हालांकि लिन युआन की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन कम से कम उसका विवेक साफ था। चूंकि उन्होंने पोस्ट किया था कि लोग उनके परचेज विद नो लॉस फे स्टोर में किसी आइटम के बदले में कांस्य महाकाव्य फे की अपनी प्रजाति चुन सकते हैं, अब इसलिए उनका यह भी इरादा नहीं था कि उनका स्टोर कम प्रोफाइल वाला रहे। अगर उन्हें हाई प्रोफाइल रखना था तो उन्हें अंत तक ऐसा करना था। लिन युआन ने यह कांस्य महाकाव्य दर्द भ्रमकारी लोमड़ी लिसन को भेजी। लिसन को यह प्राप्त होने के बाद लिन युहान के स्टोर में किसी भी कांस्य महाकाव्य फय को किसी आइटम के लिए एक्सचेंज करने के बारे में समाचार की पुष्टि स्टार वेब द्वारा की गई थी। इससे पहले कई विशेषज्ञों को लिन युआन के साथ व्यापार करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वे प्रतीक्षा और देखो की स्थिति में थे। अब जब उन्होंने देखा कि लिन युआन की छोटी सी दुकान ने इतनी जल्दी सौदा कर लिया है तो वे स्टोर की क्षमता पर मन ही मन हैरान हुए बिना नहीं रह सके। इन विशेषज्ञों और संपन्न परिवारों के सदस्यों ने जल्दी से लिन युआन की खरीदारी बिना नुकसान वाली दुकान पर ध्यान दिया। मान लीजिए कि पहले साधारण व्यापारियों का एक समूह सिल्वर यूजनियास एंड एलीट स्पिरिट साइफन गोल्ड फिश का इंतजार कर रहा था। उस स्थिति में कई अमीर परिवार के सदस्य और राजा श्रेणी और उससे ऊपर के विशेषज्ञ अब ऐसा कर रहे कैसे। कई लोगों ने तो उसके स्टोर के बारे में पूछताछ भी शुरू कर दी, लेकिन वे चाहे जैसे भी पूछताछ करें उन्हें सिर्फ इतना पता चल पाता कि उसका मालिक एक युवा है। जब लिन युआन चंद्र महारानी की शिष्या बनी थी तो उसने अन्य सभी समाचारों को गुप्त कर दिया था ताकि कोई भी उनकी जांच न कर सके। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि लिसन को उसका कांस्य महाकाव्य दर्द भ्रमकारी फॉक्स मिलने के बाद वह खुद को एक और स्रोत प्रकार की वस्तु मेल करेगा। हालांकि स्रोत प्रकार की वस्तु अभी भी बहुत अपरंपरागत थी, लेकिन इसने कुछ हद तक लिसन के रवैये को दिखाया। यह एक ट्रिक मेरे लिए सफेद दाग हमेशा के लिए नीचे दी गई है। प्यार को लेकर कंफ्यूज है, कंफर्म करने का तरीका यहां देखें। लिसन के लाख प्रलोभन के बावजूद
एक निष्ठाहीन व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा। एक तरह से इस कांस्य महाकाव्य दर्द भ्रामक फॉक्स को खरीदने के लिए लिसन की कीमत लाइटनिंग स्पैरो किंग के राजा श्रेणी के विशेषज्ञ दस्ते द्वारा कांस्य महाकाव्य ज्वाला शिरायुक्त ड्रैगन फ्लाई को खरीदने की तुलना में अधिक थी। उन्होंने जो कीमत चुकाई थी वह अतिरिक्त 2 घन मीटर गोल्ड डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर के बराबर थी, जो 10 करोड़ रेडियंस डॉलर के बराबर थी, जिसकी जबान मीठी थी। अगर लिन युआन को अन्य आध्यात्मिक सामग्री की जरूरत होती जो वह खरीद नहीं सकता था, तो वह लिसन के साथ व्यापार कर सकता था। लिन युआन बिस्तर पर जाने ही वाला था कि अचानक उसे झांग शियाओबाई का फोन आया। उसने फोन उठाया और झांग शियाओबाई को उत्साह से पूछते हुए सुना, लिन युआन, क्या तुमने कभी इस तरह का सपना देखा है? लिन युआन को लंबे समय से झांग शियाओबाई के बोलने के तरीके की आदत हो गई थी और उसने पूछा, कैसा सपना? मेरे सपने में मुझे लगा कि मैं सो रहा हूं। मैंने खुद को जोर से चुटकी काटी और बहुत दर्द महसूस किया। फिर मैं जाग गया, इसलिए मैं शौचालय जाने के लिए उठा, लेकिन मुझे लगा कि मैं नाव से नदी में गिर गया हूं। उसके बाद मैं वास्तव में जाग गया। लिन युआन का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। झांग शियाओबाई ने उसे यह बताने के लिए आधी रात को फोन किया था। एक वयस्क के रूप में झांग शियाओबाई ऐसी बातें कैसे कह सकता है? उस समय झांग शियाओबाई अचानक हंस पड़ा, जिससे लिन युआन असमंजस में पड़ गया। अचानक लिन युआन ने झांग शियाओबाई की दर्द भरी चीख सुनी, जिसमें आउच और दया की भीख मांगना शामिल था। हालांकि झांग शियाओबाई की दर्द भरी चीख खत्म नहीं हुई। लिन युआन कल्पना कर सकता था कि कैसे शिन यिंग ने झांग शियाओबाई पर डार्कनेस हार्वेस्ट का उपयोग करने के लिए अमर और घातक गति की पकड़ का उपयोग किया। शिन यिंग ने फिर झांग शियाओबाई का फोन उठाया। लिन युआन, उसे अनदेखा करो। उसने आधी रात को स्टार वेब का लाइव स्ट्रीमिंग रूम देखा और ऐसा हो गया। यह उसका 17वां कॉल है। लिन युआन को केवल सर्वनाश की छलांग महसूस हुई। लिन युआन और शिन यिंग ने कुछ मिनट तक बातचीत की और फिर फोन काटने के लिए तैयार हो गए। उस समय शिन यिंग ने अचानक पूछा, लिन युआन, क्या आपने वास्तव में इस वर्ष रेडियंस 100 में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ब्लैक की इस पहचान का उपयोग करने का फैसला किया है? यह सुनकर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और अपने सफेद दांत दिखाए। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, ये सही है। मैं एक पल में स्टार वेब पर जाऊंगा और इस साल रेडियंस 100 सीक्वेंस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्टार टॉवर से अपनी विशेष उपलब्धियों के साथ साइन अप करूंगा। रखने के बाद लिन युआन नीचे चला गया। रात हो चुकी थी, लेकिन रॉयल कैपिटल में ठंडी बारिश हो चुकी थी, जिससे मौसम तुरंत ठंडा हो गया था। रॉयल कैपिटल में बहुत अधिक बारिश नहीं होती थी, यहां तक कि साल में एक दो बार भी नहीं। रेडबर्ड सिटी के ज़िया क्षेत्र के विपरीत, जहां पूरे साल बारिश होती थी और कुछ दिनों के लिए सूरज भी नहीं दिखता था। लिन युआन ने मूसलाधार बारिश को देखा और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन धीरे से गाने लगा। खिड़की के बाहर हो रही तेज बारिश में एक मधुर गीत मुझे सुनने के लिए प्रेरित करता है। पानी की सतह पर ज़्याओ ज़ोंग तलवार का प्रतिबिंब प्रेम में घृणा की एक कविता है। जब लिन युआन गा रहा था, तो उसने ये नहीं देखा कि चिमी, जो पहले उसके कंधों के चारों ओर उड़ रही थी, अचानक ऐसा करना बंद कर दिया। इसके बजाय वह ध्यान से सुन रही थी कि वह क्या गा रहा था। बहुत गंभीर लग रही थी, जैसे कि वह उसे याद कर रही हो। जब लिन युआन ने खिड़की के बाहर हो रही बारिश को देखा, तो वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगली बार सिर्फ बारिश नहीं होगी, यह इस साल की पहली बर्फबारी होगी। बर्फ गिरने के बाद रेडियंस फेडरेशन के सबसे जीवंत टूर्नामेंट सीजन के शुरू होने में 1 महीना भी नहीं लगेगा। गिल्ड अलायंस का एस टूर्नामेंट जनवरी की शुरुआत में शुरू होकर लगभग अप्रैल तक चलेगा। एक बार जब यह खत्म हो जाएगा, तो लिन युआन के लिए रेडियंस 100 सीक्वेंस प्रतियोगिता में भाग लेने का समय आ जाएगा। लियूजी अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने देखा कि लियूजी और वेन्यू लाल चंदन की दीर्घायु मछली टैंक का अध्ययन कर रहे थे, मैं जिसके ऊपर कांस्य इस दोष रहित आत्मा युक्त हिबिस्कस उगे हुए थे। उस समय 99 कांस्य आई फ्लॉलेस ग्लोविंग तितलियां स्पिरिट युक्त हिबिस्कस पर उतरी। वहां 99 कांस्य आई फ्लॉलेस 5 फॉर्च्यून रांचर्स भी थे, जो एक हाइड्रेंजिया का रूप ले चुके थे, जो 3 कांस्य आई फ्लॉलेस ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप कार्प्स के चारों ओर तैर रहे थे। कैसा दिव्य दृश्य है! पहले हवेली को रोशन करने की जरूरत थी, लेकिन अब ये 5 फॉर्च्यून रांचर्स बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई जारी कर रहे थे। बैंगनी बादलों की चमक लगातार मछली के टैंक से उठ रही थी। इसके अलावा जेड बनावट वाली लकड़ी से बने फर्नीचर भी इस समृद्ध आत्मा क्यूई वातावरण के तहत चमकदार रोशनी उत्सर्जित करते थे, जिससे एक प्रकार की भावना पैदा होती थी
जिससे लोगों के शरीर और मन को शांति महसूस होती थी, मानो इस गर्म चमक में सारी थकान तेजी से दूर हो जाती थी। जब लिन युआन नीचे आया तो वेन्यू ने उत्साहित नजर से उससे कहा, यंग मास्टर, इन फेयस और जेड बनावट वाले लाल चंदन से उकेरी गई मछली टैंक के संयोजन से मानव निर्मित दृश्य कक्षा 5 के स्पिरिट शिल्पकारों के प्रसिद्ध कार्यों के बराबर है। यह सुनकर लिन युआन मंद मंद मुस्कुराया। मानव निर्मित दृश्य किसी के दिल में बसे दृश्य को वास्तविकता में बदलने से ज्यादा कुछ नहीं था। प्रत्येक मानव निर्मित दृश्य आमतौर पर उनके दिल में सबसे सुंदर दृश्य था। चाहे कक्षा 5 के आत्मा शिल्पकारों द्वारा बनाया गया फर्नीचर कितना भी उत्तम क्यों न हो, लिन युआन के दिल में यह अंततः उतना अच्छा नहीं था जितना कि वह शुभ दृश्य था जिसे उसने आध्यात्मिक सामग्रियों और परियों के सही मेल से बनाया था। जब लियू जी ने वेन्यू की बातें सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। उसने दुनिया तो देख ली थी, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी से बनी इस मछली घर को देखकर वह लंबे समय तक चौंका रहा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि दृश्य बहुत सुंदर था, बल्कि इसलिए क्योंकि मछली घर बहुत आलीशान था। ये जेड टेक्सचर्ड लाल चंदन अद्भुत थे, लेकिन वे जोड़े हुए फय की तुलना में फीके लग रहे थे। जितना अधिक लियू जी ने इन जोड़े हुए फय को देखा, उतना ही वह हैरान हो गया। महंगी प्रजातियों के लगभग 300 कांस्य दोष रहित परियों को 3 कांस्य महाकाव्य कोई के साथ जोड़ा गया, जो श्रेष्ठ शुभ परियों थे। एक नजर में ही ऐसी जोड़ी में अंतर्निहित प्रबल शक्ति का आभास हो सकता है। लेकिन लियू जी ने देखा कि वेन्यू इस दृश्य को देख रही थी, बस दृश्य की सुंदरता से विस्मित थी। वह इस दृश्य की भव्यता पर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थी, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसने पहले भी ऐसी कई चीजें देखी थीं। हालांकि लियू जी को झटका लगा, और कुछ नहीं। इन खोजों ने बदले में उसके दिल में दबाव बढ़ा दिया, जिससे वह और अधिक मजबूत बनना चाहता था, क्योंकि वह अपने मालिक की रक्षा करने में असमर्थ एक अनुचर शूरवीर नहीं बनना चाहता था। लियू जी ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और रसोई की ओर चल पड़ा। लिन युआन, वेन्यू, मैंने पहले ही छोटे वॉन्टन लपेट लिए हैं। मुझे बस इसे पकाना है। तुम दोनों पहले टेबल पर बैठो और थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। लियू जी कल सुबह प्रशिक्षण के लिए बाहर जाएंगी, इसलिए इस रात का खाना रेडियंस 100 सीक्वेंस चयन से पहले उन तीनों के लिए अंतिम पुनर्मिलन भोजन होगा। लियू जी के जाने के तुरंत बाद लिन युआन ने भी इन 2 दिनों में प्रशिक्षण के लिए जाने की योजना बनाई। खाने के बाद लिन ये लिन युआन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और संतुष्टि की सांस ली। लियू जी द्वारा बनाए गए छोटे वॉन्टन का कटोरा बेहद हल्का था, लेकिन उसमें थोड़ी तीखी सफेद मिर्च थी। जब इसे गर्म खाया गया तो इस बरसात की रात में गर्म और मसालेदार एहसास अविश्वसनीय रूप से सुखद था। इस भोजन के बाद लिन युआन ने अपनी कृष्ण मास्टर पहचान के साथ स्टार वेब पर लॉग इन किया और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से सिल्वर यूसनियासन एलीट स्पिरिट साइफन गोल्ड फिश के बड़े बैच को अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर में डाल दिया। ऐसा करने के बावजूद उन्होंने स्टोर का एआई रोबोट सेट किया। यह हर हफ्ते नया स्टॉक अपडेट करता था, लेकिन इस बार नया स्टॉक बढ़ा दिया गया था। लिन युआन ने स्टोर के फैन क्लब पर नजर डाली और पाया कि कई नए लोग आए थे। इनमें से ज्यादातर नए लोग सामान छीनने के लिए इंतजार कर रहे खरीदारों में से गति और किस्मत के आधार पर विजेता थे। हालांकि नए लोगों में से एक ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। यह व्यक्ति था लिसन। लिसन को अपने स्टोर के साथ एक्सचेंज डील करने के बाद फैन क्लब में प्रवेश करने का मौका मिला था, अन्य खरीदारों के विपरीत जो उसके सामान को हथियाने के लिए इंतजार कर रहे थे। फैन क्लब में प्रवेश करने का उसका मौका वैसा ही था जैसा कि ब्रेज्ड एग हेड ने किया था। लिन युआन और लिसन के बीच लेन देन में सिर्फ 3 घंटे लगे, इसलिए लिसन को फैन क्लब में प्रवेश करने में इतना समय लगा। लेकिन इन 3 घंटों में लिसन ने वास्तव में अपने स्टोर के फैन क्लब के बोलने के अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। पहले फैन क्लब में चर्चा का विषय जो जैक्सन और ब्रेज्ड एग हेड के इर्द गिर्द ही था, लेकिन लिसन के आने के बाद कुछ ही घंटों में चर्चा का विषय उसके इर्द गिर्द ही आ गया। इससे लिन युआन हैरान रह गया। लिसन की पहचान उसके स्टोर के फैन क्लब के ज्यादातर लोगों से अलग थी। उनमें से ज्यादातर सिल्वर यूजनेस और एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का आसानी से इंतजार करने के लिए शामिल हुए थे। ऐसा सौदा कुछ दसियों हजार से लेकर सैकड़ों हजार रेडियंस डॉलर के आसपास होगा। हालांकि लिसन ने स्पष्ट रूप से फैन क्लब में प्रवेश किया था, जिससे उसे ब्रॉन्ज एपिक फेये के लिए व्यापार करने का एक और मौका मिलने की उम्मीद थी। इस प्रकार उसका लेन देन अक्सर दसियों मिलियन और उससे अधिक तक पहुंच जाता था। कंगना रनौत के जीवन से जुड़ी एक अजीब बात, इन तरीकों से ऑनलाइन कमाई करके आप बन सकते हैं अमीर। बेशक लिन युआन
इतनी बड़ी राशि के लेन देन से इनकार कर देगा, क्योंकि स्रोत प्रकार की वस्तुओं का महत्व उनके मूल्य से कहीं अधिक था। लिन युआन ने सोचा कि लिसन के आने के बाद वह खुद को बॉस कहेगा और बोलने के अधिकार अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन जब लिन युआन ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फैन क्लब में शामिल होने के बाद लिसन ने कोई खास हरकत नहीं की। अपने बोलने के तरीके से ही उसने आसानी से अधिकांश लोगों पर अच्छा प्रभाव जमा लिया। यह एक भयानक क्षमता थी। यह क्षमता प्रतिभा और ताकत से नहीं, बल्कि बहुत उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता से उपजी थी। लेकिन लिन युआन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ब्लैक के रूप में स्टार वेब पर लॉग इन किया। इस बार वह हमेशा की तरह फे और आध्यात्मिक सामग्री खरीदने या स्टार टावर पर चढ़ने के लिए रेयर लाइफ फॉर्म पेवेलियन नहीं गया। इसके बजाय वह स्टार टावर पर उस पवित्र आधिकारिक संगठन आनन रेडियंस सेक्रेड हॉल में गया। रेडियंस सेक्रेड हॉल ने रेडियंस 100 सीक्वेंस की योग्यता, सत्यापन, चयन और सदस्यों की रैंकिंग का काम संभाला। लिन युआन वहां इसलिए गया क्योंकि वह अपनी स्टार वेब उपलब्धि का उपयोग करके रेडियंस 100 सीक्वेंस प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका पाना चाहता था। बेशक हर कोई जो रेडियंस सेक्रेड हॉल में जाना चाहता था ऐसा नहीं कर सका। रेडियंस सेक्रेड हॉल में प्रवेश करने के लिए उसे अपनी पहचान प्रमाणित करनी थी। इससे पहले कि वह रेडियंस सेक्रेड हॉल में प्रवेश करने के लिए स्टार वेब के अधिकारी के पास आवेदन करने का मौका पा सके। बेशक ऐसा अवसर स्टार वेब के रेडियंस सेक्रेड हॉल तक ही सीमित था। रेडियंस सेक्रेड हॉल के लिए वास्तव में रेडियंस 100 सीक्वेंस के केवल वास्तविक सदस्य ही अंदर कदम रखने के पात्र थे। चूंकि लिन युआन पहले ही 100वीं मंजिल पर पहुंच चुका था और सेलेस्टियल सीढ़ी तक पहुंचने से पहले 102 जीत की लकीर के साथ 2 सेलेस्टियल सीढ़ी पदोन्नति द्वंद्व युद्ध जीत चुका था, इसलिए उसने पहले ही सेलेस्टियल सीढ़ी की विशेष उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। हालांकि सेलेस्टियल सीढ़ी की उपलब्धि वेदी पर अभी भी ब्लैक की आभासी छवि नहीं थी, फिर भी स्टार वेब के अधिकारियों ने लिन युआन से कुछ बार संपर्क किया था और ब्लैक की आभासी छवि को डिजाइन करने की उसकी इच्छा पूछी थी। जब स्टार वेब ने लिन युआन को सेलेस्टियल सीढ़ी की विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में सूचित किया था, तब रेडियंस फेडरेशन के अधिकारियों ने ब्लैक की सेलेस्टियल सीढ़ी की विशिष्ट उपलब्धियों को सत्यापित कर लिया था। ब्लैक की आभासी छवि सेलेस्टियल स्टेयरवे की उपलब्धि वेदी पर प्रदर्शित होने से पहले स्टार वेब के अधिकारियों ने इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी। इसलिए स्टार वेब के अधिकारियों ने तुरंत लिन युआन को रेडियंस सेक्रेड हॉल में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान की। स्थान में प्रवेश करने के बाद लिन युआन रेडियंस सेक्रेड हॉल के सत्यापन को पूरा कर सकता है या नहीं, एक वरीयता प्राप्त प्रतिभागी बन सकता है। रेडियंस 100 सीक्वेंस चयन में प्रवेश कर सकता है या नहीं, या हर साल रेडियंस 100 सीक्वेंस में 10 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी ताकत के अलावा अन्य पहलुओं में रेडियंस 100 सीक्वेंस की चयन शर्तों तक पहुंच सकता है या नहीं। साथ ही रेडियंस 100 सीक्वेंस लिन युआन के बायोडाटा की भी जांच करेगा। यह पहलू वास्तव में उसके चरित्र का मूल्यांकन था। रेडियंस 100 सीक्वेंस का प्रत्येक सदस्य रेडियंस फेडरेशन की रीढ़ था और इसकी युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए किसी के चरित्र की आवश्यकताएं अन्य पहलुओं की तुलना में और भी अधिक कठोर थीं। जब लिन युआन स्टार वेब के रेडियंस सेक्रेड हॉल में पहुंचा, क्या अच्छा, तो वह रेडियंस सेक्रेड हॉल की भव्यता देखकर तुरंत दंग रह गया। रेडियंस सेक्रेड हॉल बहुत विस्तृत था और बहुत कम लोग स्टार वेब पर आवेदन कर सकते थे और वहां जाने की मंजूरी पा सकते थे। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए रेडियंस सेक्रेड हॉल के अंदर सन्नाटा था। लिन युआन को पता चला कि वह इस समय रेडियंस सेक्रेड हॉल के बाहर अकेला था। चूंकि उसने रेडियंस सेक्रेड हॉल में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह अंदर अपनी इच्छानुसार घूम सकता था। उन्होंने रेडियंस 100 सीक्वेंस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्यता के लिए आवेदन करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि रेडियंस सेक्रेड हॉल के बाहर घूमना चुना। चलते चलते उन्होंने रेडियंस सेक्रेड हॉल के बाहर के सरल लेकिन शानदार नजारे को ध्यान से देखा। रेडियंस सेक्रेड हॉल के बाहर मूर्तियों की कतारें लगी हुई थीं, जो पिछले रेडियंस 100 सीक्वेंस सदस्यों की प्रतीत होती थीं। नक्काशीदार मूर्तियां 3 प्रकार की थीं। पहली प्रकार की मूर्ति सोने की थी, जिसके पीछे एक विशाल सोने का पत्थर लगा हुआ था, जिस पर महान उपलब्धियां और गुण लिखे हुए थे। केवल वे सीक्वेंस सदस्य जो एक दशक तक रेडियंस 100 सीक्वेंस में सम्मानित रहे हों और गौरवपूर्ण ढंग से सेवानिवृत्त हुए हों, वे ही इस स्वर्ण प्रतिमा के लिए पात्र थे।
दूसरी प्रकार की मूर्ति चांदी की थी, जो रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों के कार्यकाल को दर्शाती थी। तीसरी तरह की मूर्ति एक कांस्य प्रतिमा थी, जो उन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती थी जो रेडियंस 100 सीक्वेंस के लिए सफलतापूर्वक चुने गए थे, लेकिन सीक्वेंस के बाहर ही उन्हें हटा दिया गया था। सोने, चांदी और कांस्य की मूर्तियां पंक्तियों और स्तंभों में चुपचाप खड़ी थीं। लिन युआन जानता था कि इनमें से प्रत्येक मूर्ति के पीछे रेडियंस फेडरेशन का सच्चा गौरव छिपा था। रंग चाहे जो भी हो, मूर्तियां उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती थीं जो रेडियंस 100 सीक्वेंस में शामिल हुए थे लेकिन बाहर हो गए थे। वे सभी रेडियंस फेडरेशन की सबसे गौरवशाली रीढ़ थे। मूर्तियों की कतारों से गुजरने के बाद उन्होंने 5 किलोमीटर लंबी एक गैलरी देखी। चित्रित दीवारें साधारण चूना पत्थर की स्लैब थीं, जिन पर बेहतरीन भित्ति चित्र उकेरे गए थे। लिन युआन ने उनमें से हर एक को देखा। गैलरी में हर कदम पर उसके दिल में एक अजीब सी हैरानी की भावना उभरती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 5 किलोमीटर की गैलरी के भित्ति चित्रों में रेडियंस फेडरेशन द्वारा पिछले 100 सालों में स्पिरिट क्यूई जागृति के बाद से अनुभव की गई सभी बड़ी घटनाओं को दर्शाया गया था। यह गैलरी एक गंभीर इतिहास के समान थी, और इस इतिहास के पीछे यही कारण था कि मनुष्य को सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान कहा जा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि मनुष्य के पास कुछ ऐसा था जो अन्य सभी जीवित प्राणियों से बढ़कर था, सभ्यता। लिन युआन को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक चला था, लेकिन वह 5 किलोमीटर की गैलरी से कदम दर कदम आगे बढ़ा। इस गैलरी को देखने के बाद उसे लगा कि उसे अचानक चमक की गहरी व्याख्या मिल गई है। उसने गैलरी के आखिरी पैनल पर खाली हिस्से पर लिखे 7 बड़े अक्षरों को देखा और अचानक चुपचाप मुस्कुरा दिया। 7 शब्द थे, भविष्य आपके द्वारा लिखा जाएगा। शायद रेडियंस फेडरेशन की युवा पीढ़ी से यही अपेक्षा थी। यह अपेक्षा रेडियंस फेडरेशन को लगातार बेहतर बनाने की आधारशिला थी। लिन युआन दृढ़ कदमों से रेडियंस सेक्रेड हॉल में चला गया। इस समय उसकी मनःस्थिति उस समय की तुलना में थोड़ी बदल गई थी जब उसने पहली बार अंदर कदम रखा था। जब वह रेडियंस सेक्रेड हॉल में दाखिल हुआ, तो लिन युआन ने कर्मचारियों से संपर्क किया और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। जल्द ही कर्मचारी उसे रेडियंस सेक्रेड हॉल के अंदर एक कार्यालय में ले गए। लिन युआन ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित एक पुस्तक पकड़े हुए था और उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। लिन युआन को प्रवेश करते देख उसने हाथ हिलाकर लिन युआन को बैठने का इशारा किया और फिर कहा, ब्लैक, जब आपको रेडियंस सेक्रेड हॉल में प्रवेश करने की योग्यता मिली थी, तो आपको ताकत के मामले में रेडियंस 100 सीक्वेंस चयन की योग्यता उत्तीर्ण करने वाला माना गया था। चरित्र की दृष्टि से से मिलस्टोन टाउन की रक्षा में आपके कार्यों के कारण ऑडिटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि मुझे आपकी उम्र और अन्य जानकारी की फिर से समीक्षा करनी होगी। आप बस अपना स्टार वेब पहचान पत्र दिखा सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लिन युआन को सराहना और पूछताछ के भाव से देखा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से लिन युआन की दिव्य सीढ़ी का विशिष्ट खिताब प्राप्त करने की ताकत की सराहना की। साथ ही कीट ज्वार के आक्रमण के खिलाफ मिलस्टोन टाउन की रक्षा करने में उनकी बहादुरी की भी सराहना की। वह लिन युआन की पहचान के बारे में भी जिज्ञासु था, क्योंकि जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लिन युआन को रेडियंस सेक्रेड हॉल में आने दिया था, तो उसने ब्लैक के स्टार वेब पहचान पत्र की जांच की थी। स्टार वेब पर व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा अत्यंत कड़ी थी, लेकिन गोपनीयता की यह सुरक्षा रेडियंस 100 सीक्वेंस की योग्यता परीक्षा में शामिल नहीं थी। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ब्लैक का पहचान पत्र चेक किया, तो उसे पता चला कि यह उससे गुप्त रखा गया था। दूसरे शब्दों में, रेडियंस 100 सीक्वेंस टेस्ट जैसी बड़ी घटना भी ब्लैक की जानकारी देखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया था, और इससे साबित हुआ कि ब्लैक के पीछे रेडियंस फेडरेशन के कुछ सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक था। फिर भी यह एक अलग मामला था। यदि लिन युआन रेडियंस 100 सीक्वेंस टेस्ट के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहता था, तो उसे अपनी उम्र सत्यापित करनी होगी। लिन युआन बिल्कुल भी शर्मीला नहीं था, और उसने सिर्फ ब्लैक का निजी डेटा दिखाया। हालांकि उसने सिर्फ अपने बुनियादी विवरण दिखाए और अपने अनुबंधित फय के विवरण नहीं दिखाए। From the web powered by Zergnet, this dodgeball actress is an absolute stunner. In real life, the rumors about Melania Trump keep getting worse. लिन युआन जानता था कि उसके अनुबंधित फय की योग्यताएं बहुत ही आश्चर्यजनक थीं। दूसरी ओर, ऐसा इसीलिए था क्योंकि रेडियंस 100 सीक्वेंस की योग्यता चयन के लिए केवल उसकी उम्र का आकलन किया जाना था। इस प्रकार
लिन युआन को अपने फैये की जानकारी प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं था। इसके विपरीत वह एक बेहद अंतर्मुखी व्यक्ति था। ट्रम्प कार्ड सिर्फ वही चीज होती है जिसे वह बिना किसी को बताए समझ सकता है। ऐसा ट्रम्प कार्ड बराबरी की लड़ाई को पलटने की कुंजी होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने सभी कौशल दिखा दे, तो यह वैसा ही होगा जैसे अपने कार्ड दिखाकर अन्य लोगों से लड़ना। यदि दूसरा पक्ष उतना मजबूत नहीं भी हो, तो भी वह कोई ऐसा छिपा हुआ कार्ड लेकर आ सकता है जिसके बारे में किसी को पता ना हो और जिससे वह आश्चर्यचकित होकर जीत जाए। अधेड़ उम्र के आदमी ने जब ब्लैक की बुनियादी जानकारी जांची, तो वह सोच में डूब गया। वह ब्लैक की ताकत को पहले से ही जानता था, इसलिए हैरान होने की कोई बात नहीं थी। फिर भी ब्लैक की उम्र ने उसे चौंका दिया। रेडियंस 100 सीक्वेंस का सबसे युवा सदस्य लगभग 20 वर्ष का लग रहा था। स्पिरिट क्यू इंटरमीडिएट अकादमी से स्नातक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ब्लैक इस उम्र में रेडियंस 100 सीक्वेंस की परीक्षा में भाग लेगा, जिससे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को राहत मिली। प्राचीन काल से ही नायक युवाओं में से ही उभरते रहे हैं। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ब्लैक की ताकत का एहसास होने के बाद उसने नहीं सोचा था कि ब्लैक इस साल रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रवेश कर सकता है। यद्यपि ब्लैक ने अद्भुत शक्ति दिखाई, फिर भी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की राय में वह रेडियंस 100 सीक्वेंस से एक पायदान पीछे था। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इस साल रेडियंस 100 सीक्वेंस में ब्लैक की भागीदारी के बारे में बहुत उम्मीद थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई ऐसे युवा की प्रेरणा और लड़ने की भावना को पसंद करेगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्साहवर्धक मुस्कान बिखेरी। आप इस साल रेडियंस 100 सीक्वेंस में 10 स्थानों के लिए योग्य हैं। टेस्ट से पहले रेडियंस सेक्रेड हॉल आपसे संपर्क करेगा। लिन युआन अलविदा कहने ही वाला था कि उसने मध्यम आयु वर्ग के आदमी को उसे पुकारते हुए सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे कहते हुए सुना, ब्लैक, सीक्वेंस सिलेक्शन टेस्ट में शुभकामनाएं। लिन युआन ने मुखौटे के पीछे एक चमकदार मुस्कान प्रकट की। ठीक है अंकल, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। अधेड़ उम्र का आदमी यह सुनकर तंग रह गया। लिन युआन के जाने के बाद उसने अपनी मेज की दराज खोली, एक आईना निकाला, 1 मिनट के लिए ध्यान से खुद को निहारा और बार बार दोहराता रहा, तुम मुझे भाई क्यों नहीं कहते? तुम्हें मुझे अंकल क्यों कहना पड़ता है? क्या मैं बहुत बूढ़ा हूं? लिन युआन ने स्टार वेब से लॉग आउट किया तो वास्तविक दुनिया में आकाश थोड़ा उज्ज्वल था। यद्यपि रात भर हुई ठंडी बारिश ने देर से आने वाली शरद ऋतु की सुबह की ठंडक को बढ़ा दिया था, फिर भी इसने भोर के प्रकाश को और अधिक चमकदार बना दिया था। जैसे ही उसने उगते सूरज को देखा, उसने अपनी पीठ को फैलाया और सावधानी से बिस्तर पर लेट गया। उसे डर था कि कहीं जीनियस और चिमी जाग न जाएं, जो गहरी नींद में सो रहे थे। जीनियस वास्तव में लिन युआन के तकिए पर पीठ के बल लेटा हुआ था, लेकिन जीनियस और चिमी ने सहज रूप से अपने सपने में लिन युआन के आगमन को महसूस कर लिया था, इसलिए वे उसकी ओर बढ़ गए। यह दृश्य कुछ वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले जिया क्षेत्र के फल स्टोर में हुआ था। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कीं और पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचा, फिर अपने विचारों को इकट्ठा किया और अपने लाभ और हानि का पूरा विश्लेषण किया। उसने अपने पिछले रास्ते को मजबूत किया और अपने भविष्य के रास्ते को भी निर्धारित किया। जब लिन युआन उठा तो सुबह का समय हो चुका था। उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि जीनियस और चिमी अपनी बड़ी काली आंखों से उसे देख रहे थे। उसने आगे बढ़कर जीनियस की ठोड़ी को खुजलाया और चिमी के छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा, क्या तुम दोनों भूखे हो? लिन युआन ने जीनियस और चिमी को प्लैटिनम अजवाइन बेल के पत्ते और प्लैटिनम कैन लूफा के फल खिलाए। नहाने के बाद वह नीचे गया और पाया कि वेन्यू लिविंग रूम में क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन हु क्वान का मनोरंजन कर रही थी। लिन युआन जल्दी से नीचे गया और हु क्वान से कहा, वरिष्ठ हु क्वान, क्या आप अपनी दुकान बंद करने और मेरी हवेली में रहने और काम करने की योजना बना रहे हैं? जब हु क्वान ने लिन युआन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। तुम आखिरकार जाग गए हो। तुम कल बेहोश थे और मैं तुम्हारा इतने लंबे समय तक इंतजार करता रहा। मैं तुम्हें आज सुबह ढूंढने आया था, फिर भी तुम दोपहर को जागे। लिन युआन ने आगे बढ़कर अपने सिर के पीछे खुजलाया। वह हमेशा से ही एक आत्मानुशासित व्यक्ति रहा है। हालांकि वह पिछले 2 दिनों से व्यस्त था, जिसके कारण उसे लगातार अपना समय कम करना पड़ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सब कुछ संभालने के बाद ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना चाहता था। चूंकि हु क्वान का इरादा अपनी हवेली में रहने का था, यह निश्चित रूप से लिन युआन के लिए अच्छी खबर थी। यह देखकर कि लिन युआन ने एक शब्द भी नहीं कहा, हु क्वान खुद को थोड़ा सहज महसूस करने से रोक नहीं सका। पहले वह केवल लिन युआन की हवेली में रहने का इरादा रखता था, लेकिन वापस जाने के बाद वह चिंतित सीट पर बैठ गया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि लाल चंदन की मछली की टंकी को देखने के बाद हु क्वान देख सकता था कि लिन युआन के पास एक असाधारण आधार था। क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के लिए उन दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं था। दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों से निर्माण करना एक स्पिरिट क्राफ्ट्समैन की चाहत थी। लिन युआन के लिए काम करके हु क्वान को हर दिन दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों तक पहुंच मिल सकती थी। अगर वह रोजाना लाल चंदन की दीर्घायु मछली टैंक भी देख पाता तो वह बहुत संतुष्ट होता। मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया सीनियर। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरे घर में रहने और काम करने के लिए तुम्हारी क्या शर्तें हैं? लिन युआन की बात सुनकर हुक्वान को राहत मिली और उसने उत्तर दिया, शर्तों के अनुसार यदि आप मुझे हर महीने सृजन के लिए इस जेड बनावट वाले लाल चंदन के बराबर आध्यात्मिक सामग्री दे सकते हैं तो मैं आपका पैसा नहीं लूंगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसकी कीमत क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के बाजार मूल्य के बराबर होगी। हु क्वान ने यह बात बहुत ही संरक्षणात्मक तरीके से कही। लिन युआन की हवेली में रहने का उद्देश्य इस जेड बनावट वाले लाल चंदन जैसी आध्यात्मिक सामग्री के साथ सृजन करने का एक और मौका पाना था। यदि लिन युआन उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो हु क्वान स्वाभाविक रूप से उसे मुफ्त सवारी नहीं देगा। क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन का बाजार मूल्य कम नहीं था। जब लिन युआन ने हु क्वान की बातें सुनी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा निकाला। लकड़ी का यह टुकड़ा बहुत ही सुंदर लाल सुनहरा रंग दे रहा था और चमकदार था, जिसमें अद्वितीय दाने और बहुत ही सुगंधित लकड़ी की सुगंध थी। जब हुक्वान ने इसे देखा तो वह तुरंत इस सुनहरे लाल लकड़ी के टुकड़े को छूने से खुद को रोक नहीं सका। यह जेड बनावट वाली पुरानी नाशपाती की लकड़ी थी। पुरानी नाशपाती की लकड़ी लकड़ी का तय का एक टुकड़ा था जिसे लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में संग्रहित किया था। उसके बाद पुरानी नाशपाती की लकड़ी पूरी तरह से जेड बनावट बन गई थी। लिन युआन ने अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में विशाल मेज पर कुशन के रूप में उपयोग करने के लिए पुरानी नाशपाती की लकड़ी का यह टुकड़ा तैयार किया था। उस समय लिन युआन ने उनमें से 4 खरीदे थे। उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से 4 में से एक को बाहर निकाला था। क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन की मदद से लिन युआन की पूरी तरह से क्षण जेड बनावट वाली पुरानी नाशपाती की लकड़ी को अंततः उपयोग में लाया जा सका। वरिष्ठ, मेरे पास यहाँ पर्याप्त दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री है। ऐसा लगता है कि आप बिना वेतन के हवेली में मेरे लिए काम करने जा रहे हैं। हु क्वान अब जवान नहीं रहा, इसलिए जेड बनावट वाले पुराने नाशपाती की लकड़ी को देखकर उसकी लगभग आधी जिंदगी खुशी के मारे चली गई। उस पल उसे लगा कि वह इस दुनिया का सबसे खुश आत्मा शिल्पकार था। उसे नक्काशी करने के लिए दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों की बहुतायत को देखते हुए हु क्वान को अचानक लगा कि भविष्य में उसे कक्षा 5 का आत्मा शिल्पकार बनने का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह वास्तव में एक खुशी का अवसर होगा। हु क्वान मुस्कुराया और इससे वेन यू को ठंड लग गई। उसे लगा कि हु क्वान के चेहरे पर कुछ काली बीन स्पिरिट मछली के साथ इसे ठंडी डिश के रूप में मेज पर परोसा जा सकता है। लिन युआन, जल्दी से बोलो, तुम इस जेड टेक्सचर्ड पुराने नाशपाती की लकड़ी के साथ क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है कि पहाड़ से 1000 बाघों या चीनी छत्र के पेड़ पर 100 पक्षियों की तस्वीर उकेरना एक अच्छा विचार है। जैसे ही उसने हु क्वान की उत्सुकता भरी निगाहों को देखा, लिन युआन ने एक स्याही का पत्थर निकाला और जेड बनावट वाले पुराने नाशपाती की लकड़ी पर ये शब्द लिखे, दूर से लौटो। जबकि हु क्वान अवाक था, लिन युआन ने जवाब दिया, पृष्ठ, मुझे जेड बनावट वाले पुराने नाशपाती की लकड़ी पर दूर से लौटना उकेरने में मदद करें। इस हवेली में अभी तक कोई लिखित बोर्ड नहीं है। इसे अब लटकाया जा सकता है। दूर से लौटना शब्द लिन युआन के दिमाग में तब आया जब उसने आज लियू जी को अपनी प्रशिक्षण यात्रा के लिए रवाना होते देखा। यह लिन युआन की इच्छाओं में से एक माना जाता था। चाहे लियू जी, वेन यू या चूसी, जो अभी तक हवेली में नहीं आए थे, कितनी भी दूर चले जाएं, उन्हें उम्मीद थी कि वे सभी सुरक्षित वापस आ सकेंगे। साथ ही लिन युआन को यह भी उम्मीद थी कि वह अपने जीवन के आधे समय तक बाहर रहने के बाद भी अपने मूल इरादों और ईमानदारी के साथ युवा रह सकता है। हु क्वान के चेहरे पर उलझन थी जब उसने शब्दों को देखा। वे अच्छे लिखे गए हैं, लेकिन क्या आपको इतना सीधा होना चाहिए? मुझे पता है कि आप हवेली के मालिक हैं, लेकिन आपको इसके बारे में इतना हाई प्रोफाइल होने की जरूरत नहीं है। हु क्वान की राय में दूर से लौटना शब्दों का अनुवाद, यह जमीन का टुकड़ा मेरा है। लिन युआन। लियूजी एंड वेन्यू के विपरीत लिन युआन एंड हु क्वान ने एक बहुत व्यापक रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह हु क्वान को गारंटी देने के लिए था और लिन युआन की दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों के लिए सुरक्षा भी थी। अब से क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन हु क्वान हवेली का सदस्य बन जाएगा। वह पहला टूल मैन था। लिन युआन अगले दिन प्रशिक्षण के लिए निकलेगा। प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने से पहले उसने गाओ फेंग से संपर्क करने की योजना बनाई, जिसके साथ उसने पहले ही एक सौदा करने पर सहमति जताई थी। जैसे ही वह गाओ फेंग को कॉल करने वाला था, लिन युआन का सेल फोन बज उठा। उसने कॉलर आईडी देखी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई और नहीं था जिसने उसे बुलाया था, बल्कि आंटी झांग थी, जिसके बारे में वह हमेशा सोचता रहता था, पर उससे कोई बात नहीं हुई थी। एक दूर से वापसी का मतलब गुई यूएन है। गॉय का मतलब कहीं से लौटना या किसी से संबंधित होना हो सकता है, और यूएन का मतलब दूर दूरस्थ या लिन युआन के नाम में अहसन युआन हो सकता है। युआन ने कुछ समय से आंटी झांग और अंकल ली के बारे में खबर पूछने के लिए सुजिन और डोंगहाई से संपर्क नहीं किया था। जब से उसकी जैस्मिन लिली एक काल्पनिक नस्ल बन गई थी और उसने विशिष्ट कौशल कटे हुए अंगों की वृद्धि प्राप्त कर लिया था, तब से वह हमेशा यह देखना चाहता था कि क्या यह अंकल ली की हड्डी के गैंग्रीन को ठीक कर सकता है। इसी तरह आंटी झांग की काल्पनिक नस्ल की परी, जो आमतौर पर खुद को एक आतंकी खरगोश के रूप में प्रच्छन्न करती थी, भी खतरे में थी। जैस्मिन लिली ने अपने विशेष कौशल विटैलिटी इम्प्रिंट के साथ बहुत अधिक मात्रा में जीवन शक्ति जमा कर ली थी। इस प्रकार लिन युआन को अंकल ली की पैर की चोट और आंटी झांग की फैंटेसी ब्रीड फे की चोट को ठीक करने का पूरा भरोसा था। चमेली लिली के उपचार क्षमता अंकल ली के संक्रमित पैर में विषाक्त पदार्थों को पूरी तरह से हटाने में सक्षम नहीं हो सकती थी, लेकिन ऐसा करने के अन्य तरीके भी थे। अंकल ली की अस्थि गैंग्रीन और उसके विषैले तत्व उनके बाएं पैर में मजबूती से जमे हुए थे। वास्तव में जब तक उनका बायां पैर कटा हुआ था, तब तक चमेली लिली के कटे हुए अंगों के विकास का उपयोग अंकल ली को पहले की तरह ठीक करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि लिन युआन ने अंकल ली और आंटी झांग से संपर्क करने की कितनी भी कोशिश की, उन्हें थोड़ी सी भी खबर नहीं मिली। हर बार जब वह सुजिन और डोंगहाई से संपर्क करता, तो उनके जवाब से लिन युआन को लगता कि वे कुछ जानते हैं, लेकिन जानबूझकर उससे छुपा रहे हैं। इससे लिन युआन आंटी झांग और अंकल ली की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हो गया। लेकिन अब आंटी झांग की पुकार से उसे अचानक अपनी नाक में झुनझुनी महसूस हुई। लिन युआन के सपने बड़े थे, लेकिन उसकी दुनिया हमेशा छोटी रही थी। 2 जिंदगियां जीने के बाद वह कई चीजों को समझ सकता था, पसंद और नापसंद, घृणा और अघृणा, सहमत और असहमत, निकट और दूर। लिन युआन ने हमेशा अपने आसपास की हर चीज को इसी तरह से संभाला था, जिम्मेदारी को निभाया था और जीवन के प्रति जुनून दिखाया था। उसकी दुनिया इतनी छोटी थी कि वहां सिर्फ 3 लोग थे, चूसी, आंटी जांग एंड अंकल ली। जब से वह ठीक हुआ था, उसने धीरे धीरे कई लोगों को जानना शुरू कर दिया था। वह उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकता था। चूसी, आंटी जांग, अंकल ली, चंद्र महारानी, कोल्ड मून, मिस्टिक मून, मदर ओन ऑफ ब्लड बेथ, लियू जी, वेन यू, जांग शियाओबाई, शिन यिंग, तान रान एंड लू पिनरू। अब जब उसे आंटी झांग का फोन आया, तो लिन युआन का दिल जो असमंजस में था, कुछ हद तक राहत महसूस कर रहा था। कम से कम उसे पता था कि आंटी झांग, जो उसे बुला रही थी, अच्छी सेहत में थी। लिन युआन ने फोन उठाया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने आंटी झांग की स्पष्ट और उत्साही आवाज सुनी, जिसमें चिंता की एक मजबूत झलक थी। छोटे युआन, मैंने सुजिन और डोंग हाई से सुना है कि तुम रेडबर्ड सिटी की स्वामिनी लिंग जियाओ के साथ शाही राजधानी तक चले आए हो और तुम्हारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो गई हैं। आंटी झांग की जानी पहचानी आवाज और लहजे के साथ साथ उनकी गहरी चिंता को सुनकर लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी झांग, सब ठीक है, मैं ठीक हो गई हूं और मैं एक क्रेशन मास्टर भी बन गई हूं। जब लिन युआन ने आंटी झांग को यह कहते हुए सुना कि वह लिंग जियो के साथ शाही राजधानी गया था, तो वह जानता था कि उसे सोजिन और डोंगहाई से पता लगाना चाहिए था। आंटी जांग उसकी बड़ी बहन जैसी थी, इसलिए उसे उनसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। अगर वह नहीं भी पूछती, तो भी वह उन्हें बता देता कि वह क्रेशन मास्टर है। लिन युआन आंटी झांग की चिंता को समझ सकता था, इसलिए उसने उसे आश्वस्त करने के लिए कि वह एक क्रिएशन मास्टर है, उसे बताया, ताकि वह अब उसके बारे में चिंतित न हो। छोटे युआन, यह जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा शरीर ठीक हो गया है। आंटी झांग हमेशा अपनी आवाज में अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करती थीं।
उस समय उनके शब्दों में अवर्णनीय खुशी होती थी और उनकी खुशी लगभग फोन पर ही फैल जाती थी। लिन युआन खुद को भावुक हुए बिना नहीं रह सका। किसी भी समय आंटी झांग की सबसे बड़ी चिंता वास्तव में उसका अपना स्वास्थ्य था। उसके स्वास्थ्य की तुलना में उसकी नज़र में उसकी उपलब्धियां अब महत्वपूर्ण नहीं थीं। हालांकि लिन युआन ने फिर भी पूछा कि वह सबसे ज्यादा क्या जानना चाहता था। चाची झांग, आपकी और अंकल ली की तबीयत कैसी है? क्या उनके पैर का इलाज हो गया है? छोटे युआन, उसका पैर ठीक है। क्या तुम्हें मेरे स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता? यह हमेशा से बहुत बढ़िया रहा है। आंटी झांग की बातें सुनकर लिन युआन को पता था कि उसे डर था कि वह चिंता में पड़ जाएगा। इसीलिए उसने अभी भी उसे सच नहीं बताया। लेकिन कम से कम आंटी झांग और अंकल ली का स्वास्थ्य अब कोई समस्या नहीं थी और जब वे जिया क्षेत्र से चले गए थे तब की तुलना में बहुत बेहतर था। एक पल के लिए लिन युआन उलझन में पड़ गया कि वह आंटी झांग और अंकल ली को अपनी इच्छा के बारे में कैसे बताए। उस पल उसने आंटी झांग की तरफ से एक बहुत ही जानी पहचानी हंसी की आवाज सुनी। यिंगेंग, क्या तुम जल्दी से आकर लिटिल युआन से बात कर सकती हो? क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं यहाँ लाइन में इंतजार कर रही हूँ? तभी उसे फोन से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अंकल ली ने स्पष्ट रूप से आंटी झांग से फोन छीन लिया था। छोटे युआन, तुम क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। अंकल ली हमेशा उससे पूछते थे कि वह सबसे ज्यादा क्या खाना चाहता है। लिन युआन ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मुझे आपका पकाया हुआ मांस बहुत पसंद है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें मांस बहुत पसंद है। क्या तुम्हें लगता है कि फोर जॉय मीटबॉल सुअर के मांस या मछली के मांस के साथ ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं? लिन युआन ने उत्तर दिया, बेशक, यह सुअर का मांस है। लिन युआन महसूस कर सकता था कि जब उसने कहा कि यह सुअर का मांस है, तो अंकल ली कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए और अचानक बहुत गंभीरता से पूछा, छोटे युआन, क्या तुम्हें हमेशा सुअर के मांस की तुलना में मछली का मांस पसंद नहीं था? लिन युआन को अंकल ली की गंभीर आवाज सुनने की आदत नहीं थी। अंकल ली आमतौर पर उसके साथ व्यंग्यात्मक ढंग से बात करते थे। लिन युआन ने कभी नहीं सोचा था कि अंकल ली किसी मामले को लेकर इतने गंभीर होंगे। चूंकि अंकल ली ने पूछा था, इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे मछली का मांस ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे तली हुई मछली और स्क्विरल फिश ज्यादा पसंद है। 4 जॉय मीटबॉल के लिए मुझे लगता है कि सुअर का मांस ज्यादा स्वादिष्ट है। लिन युआन को फोन के दूसरी तरफ से अचानक चुप्पी महसूस हुई। उसने कुछ देर सोचा और कहा, खाने का कोई निश्चित स्वाद नहीं होता और जो स्वाद के अनुकूल हो वह कीमती होता है। अलग अलग व्यंजन बनाने के लिए एक ही सामग्री का उपयोग करने से अलग अलग स्वाद पैदा होंगे। इसलिए दोनों व्यंजन अलग अलग व्यंजनों की तरह स्वाद लेते हैं। अंकल ली, मैं अब रॉयल कैपिटल में हूं। आप और आंटी झांग यहां आकर मेरे साथ क्यों नहीं रहते? लिन युआन ने सोचा कि अंकल ली और आंटी झांग के आने के बाद वह उनके सामने उनके इलाज के बारे में अचानक उसने अंकल ली की हंसी की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे उसने सालों से अपने दिल में कुछ दबा रखा था, जो बाहर आ गया था। खाने का कोई निश्चित स्वाद नहीं होता और जो स्वाद के अनुकूल हो वह कीमती होता है। नन्हे युआन, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 4 जॉय मीटबॉल के लिए मछली का मांस ज्यादा स्वादिष्ट था या सुअर का मांस, तो कितना अच्छा होगा? आंटी झांग और मैं इस साल व्यस्त रहेंगे। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए रॉयल कैपिटल जाऊंगा। फोन रखने के बाद लिन युआन अपने सिर के पिछले हिस्से को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे समझ नहीं आया कि अंकल ली ने क्या समझ लिया है। वह इतना खुश क्यों था? उसने उससे यह भी पूछा कि वह क्या खाना चाहता है। उसे एक झटके में 1 साल तक व्यस्त क्यों रहना पड़ा? हालांकि लिन युआन ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब उसे पता चल गया कि आंटी झांग और अंकल ली ठीक हैं, तो वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। आंटी झांग ने अंकल ली के हाव भाव देखे और एक पल के लिए अचानक स्तब्ध रह गईं। फिर उनके चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान उभर आई। लगभग 20 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें इसका पता चल गया है? यह सुनकर अंकल ली ने आंटी झांग की ओर देखा और जवाब दिया, मुझे सब समझ आ गया है। चलो वापस चलते हैं। मुझे नहीं पता कि वापस जाने के बाद वह पुरानी चीज मुझे मार डालेगी या नहीं। यह सुनकर आंटी झांग ने अंकल ली की पीठ थपथपाई और कहा, क्या बूढ़ी चीज, मैं तुम्हें मेरे पिता को ऐसे बुलाने से मना करती हूँ। अंकल ली ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मास्टर मुझे मारता है तो तुम्हें उसे रोकने में मेरी मदद करनी होगी यिंगिंग। अन्यथा अगर वह खुद को रोक नहीं पाता और मुझे मार डालता है तो तुम्हारे पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जैसे ही आंटी झांग ने अंकल ली की ओर देखा, एक पैर उड़कर ऊपर आ गया। ली चांगलिन, जब मैं तुम्हारे साथ गई थी तो मैंने अपने पिता का दिल तोड़ दिया था।
इस बार जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं खुद की रक्षा भी नहीं कर पाऊंगी, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ओर से दलील दूं। जब अंकल ली ने यह सुना तो उन्होंने अजीब तरह से पलकें झपकाईं और बोल पड़े, हम वास्तव में एक कटु प्रेमी युगल हैं। आंटी जांग अचानक खिलखिलाकर मुस्कुराई। तुम ही हो जो एक कड़वी जिंदगी जी रहे हो। वैसे भी मैं वापस जाऊंगा और अपने पिता को बताऊंगा कि जब मैं तुम्हारे साथ पहली बार गया था तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था। बस मेरे पिता और मेरे द्वारा पीटे जाने का इंतजार करो। जब अंकल ली ने यह सुना तो वे अवाक रह गए। उनका चेहरा एक दुर्व्यवहार किए गए बन की तरह था। अन्य झांग ने हंसते हुए कहा, मेरे पिता के बारे में मेरी समझ के अनुसार वह आपसे निपटने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं और आप अगले 20 सालों के लिए चले जाते हैं तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आंटी झांग के शब्दों से अंकल ली को असहज महसूस हुआ और वह नाक भौं सिकोड़ने लगी। छोटा युआन अब एक क्रेशन मास्टर है। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने पिता से उसे अपना शिष्य बनाने के लिए कहूंगा। अंकल ली ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अरे, वरिष्ठता में कितना अंतर है। छोटा युआन मेरा कनिष्ठ कनिष्ठ भाई बनने जा रहा है। युआन ने कुछ समय से आंटी झांग और अंकल ली के बारे में खबर पूछने के लिए सु जिन और डोंगहाई से संपर्क नहीं किया था। जब से उसकी जैस्मिन लिली एक काल्पनिक नस्ल बन गई थी और उसने विशिष्ट कौशल कटे हुए अंगों की वृद्धि प्राप्त कर लिया था, तब से वह हमेशा यह देखना चाहता था कि क्या यह अंकल ली की हड्डी के गैंग्रीन को ठीक कर सकता है। इसी तरह आंटी झांग की काल्पनिक नस्ल की परी, जो आमतौर पर खुद को एक आतंकी खरगोश के रूप में प्रच्छन्न करती थी, भी खतरे में थी। जैस्मिन लिली ने अपने विशेष कौशल विटैलिटी इम्प्रिंट के साथ बहुत अधिक मात्रा में जीवन शक्ति जमा कर ली थी। इस प्रकार लिन युआन को अंकल ली की पैर की चोट और आंटी झांग की फैंटेसी ब्रीड फे की चोट को ठीक करने का पूरा भरोसा था। चमेली लिली की उपचार क्षमता अंकल ली के संक्रमित पैर में विषाक्त पदार्थों को पूरी तरह से हटाने में सक्षम नहीं हो सकती थी, लेकिन ऐसा करने के अन्य तरीके भी थे। अंकल ली की अस्थि गैंग्रीन और उसके विषैले तत्व उनके बाएं पैर में मजबूती से जमे हुए थे। वास्तव में जब तक उनका बायां पैर कटा हुआ था, तब तक चमेली लिली के कटे हुए अंगों के विकास का उपयोग अंकल ली को पहले की तरह ठीक करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि लिन युआन ने अंकल ली और आंटी झांग से संपर्क करने की कितनी भी कोशिश की, उन्हें थोड़ी सी भी खबर नहीं मिली। हर बार जब वह सु जिन और डोंग हाई से संपर्क करता, आमने आए को ताता, तो उनके जवाब से लिन युआन को लगता कि वे कुछ जानते हैं, लेकिन जानबूझकर उससे छुपा रहे हैं। इससे लिन युआन आंटी झांग और अंकल ली की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हो गया। लेकिन अब आंटी झांग की पुकार से उसे अचानक अपनी नाक में झुनझुनी महसूस हुई। लिन युआन के सपने बड़े थे, लेकिन उसकी दुनिया हमेशा छोटी रही थी। 2 जिंदगियां जीने के बाद वह कई चीजों को समझ सकता था। पसंद और नापसंद, घृणा और अघृणा, सहमत और असहमत, निकट और दूर। लिन लिन युआन ने हमेशा अपने आसपास की हर चीज को इसी तरह से संभाला था, जिम्मेदारी को निभाया था और जीवन के प्रति जुनून दिखाया था। उसकी दुनिया इतनी छोटी थी कि वहां सिर्फ 3 लोग थे, चूसी, आंटी झांग और अंकल ली। जब से वह ठीक हुआ था, उसने धीरे धीरे कई लोगों को जानना शुरू कर दिया था। वह उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकता था, चूसी, आंटी झांग, अंकल ली, चंद्र महारानी, कोल्ड मून, मिस्टिक मून, मदर ऑफ ब्लडबैथ, लियू जी, वेन यू, झांग शियाओबाई, शिनयिंग, तान रान और लुपिनरू। अब जब उसे आंटी झांग का फोन आया तो लिन युआन का दिल जो असमंजस में था, कुछ हद तक राहत महसूस कर रहा था। कम से कम उसे पता था कि आंटी झांग, जो उसे बुला रही थी, अच्छी सेहत में थी। लिन युआन ने फोन उठाया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने आंटी झांग की स्पष्ट और उत्साही आवाज सुनी, जिसमें चिंता की एक मजबूत झलक थी। छोटे युआन, मैंने सुजिन और डोंग हाई से सुना है कि तुम रेडबर्ड सिटी की स्वामिनी लिंग जियाओ के साथ शाही राजधानी तक चले आए हो और तुम्हारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो गई हैं। आंटी झांग की जानी पहचानी आवाज और लहजे के साथ साथ उनकी गहरी चिंता को सुनकर लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी झांग, सब ठीक है। मैं ठीक हो गई हूं और मैं एक क्रेशन मास्टर भी बन गई हूं। जब लिन युआन ने आंटी झांग को यह कहते हुए सुना कि वह लिंग जियो के साथ शाही राजधानी गया था, तो वह जानता था कि उसे सुजिन और डोंग हाई से पता लगाना चाहिए था। आंटी झांग उसकी बड़ी बहन जैसी थी, इसलिए उसे उनसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। अगर वह नहीं भी पूछती
तो भी वह उन्हें बता देता कि वह क्रिएशन मास्टर है। लिन युआन आंटी झांग की चिंता को समझ सकता था, इसलिए उसने उसे आश्वस्त करने के लिए कि वह एक क्रिएशन मास्टर है, उसे बताया, ताकि वह अब उसके बारे में चिंतित ना हो। छोटे युआन, यह जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा शरीर ठीक हो गया है। आंटी झांग हमेशा अपनी आवाज में अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करती थीं। उस समय उनके शब्दों में अवर्णनीय खुशी होती थी और उनकी खुशी लगभग फोन पर ही फैल जाती थी। लिन युआन खुद को भावुक हुए बिना नहीं रह सका। किसी भी समय आंटी झांग की सबसे बड़ी चिंता वास्तव में उसका अपना स्वास्थ्य था। उसके स्वास्थ्य की तुलना में उसकी नजर में उसकी उपलब्धियां अब महत्वपूर्ण नहीं थीं। हालांकि लिन युआन ने फिर भी पूछा कि वह सबसे ज्यादा क्या जानना चाहता था। चाची झांग, आपकी और अंकल ली की तबीयत कैसी है? क्या उनके पैर का इलाज हो गया है? छोटे युआन, उसका पैर ठीक है। क्या तुम्हें मेरे स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता? यह हमेशा से बहुत बढ़िया रहा है। आंटी झांग की बातें सुनकर लिन युआन को पता था कि उसे डर था कि वह चिंता में पड़ जाएगा, इसलिए उसने अभी भी उसे सच नहीं बताया। लेकिन कम से कम आंटी झांग और अंकल ली का स्वास्थ्य अब कोई समस्या नहीं थी, और जब वे जिया क्षेत्र से चले गए थे तब की तुलना में बहुत बेहतर था। एक पल के लिए लिन युआन उलझन में पड़ गया कि वह आंटी झांग और अंकल ली को अपनी इच्छा के बारे में कैसे बताए। उस पल उसने आंटी झांग की तरफ से एक बहुत ही जानी पहचानी हंसी की आवाज सुनी। यिंगिंग, क्या तुम जल्दी से आकर लिटिल युआन से बात कर सकती हो? क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं यहां लाइन में इंतजार कर रही हूं? तभी उसे फोन से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अंकल ली ने स्पष्ट रूप से आंटी झांग से फोन छीन लिया था। छोटे युआन, तुम क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। अंकल ली हमेशा उससे पूछते थे कि वह सबसे ज्यादा क्या खाना चाहता है। लिन युआन ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मुझे आपका पकाया हुआ मांस बहुत पसंद है। हाँ, 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 मुझे पता है कि तुम्हें मांस बहुत पसंद है। क्या तुम्हें लगता है कि फोर जॉय मीटबॉल सूअर के मांस या मछली के मांस के साथ ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं? लिन युआन ने उत्तर दिया, बेशक, यह सूअर का मांस है। लिन युआन महसूस कर सकता था कि जब उसने कहा कि यह सूअर का मांस है, तो अंकल ली कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए और अचानक बहुत गंभीरता से पूछा, छोटे युआन, क्या तुम्हें हमेशा सूअर के मांस की तुलना में मछली का मांस पसंद नहीं था? लिन युआन को अंकल ली की गंभीर आवाज सुनने की आदत नहीं थी। अंकल ली आमतौर पर उसके साथ व्यंग्यात्मक ढंग से बात करते थे। लिन युआन ने कभी नहीं सोचा था कि अंकल ली किसी मामले को लेकर इतने गंभीर होंगे। चूंकि अंकल ली ने पूछा था, इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे मछली का मांस ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे तली हुई मछली और स्क्विरल फिश ज्यादा पसंद है। चार जॉय मीटबॉल के लिए मुझे लगता है कि सुअर का मांस ज्यादा स्वादिष्ट है। लिन युआन को फोन के दूसरी तरफ से अचानक चुप्पी महसूस हुई। उसने कुछ देर सोचा और कहा, खाने का कोई निश्चित स्वाद नहीं होता, और जो स्वाद के अनुकूल हो वह कीमती होता है। अलग अलग व्यंजन बनाने के लिए एक ही सामग्री का उपयोग करने से अलग अलग स्वाद पैदा होंगे, इसलिए दोनों व्यंजन अलग अलग व्यंजनों की तरह स्वाद लेते हैं। अंकल ली, मैं अब रॉयल कैपिटल में हूं। आप और आंटी झांग यहां आकर मेरे साथ क्यों नहीं रहते? लिन युआन ने सोचा कि अंकल ली और आंटी झांग के आने के बाद वह उनके सामने उनके इलाज के बारे में प्रस्ताव रख। अचानक उसने अंकल ली की हंसी की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे उसने सालों से अपने दिल में कुछ दबा रखा था, जो बाहर आ गया था। खाने का कोई निश्चित स्वाद नहीं होता, और जो स्वाद के अनुकूल हो वह कीमती होता है। नन्हे युआन, अगर मैं तुमसे पूछूं कि चार जॉय मीटबॉल के लिए मछली का मांस ज्यादा स्वादिष्ट था या सुअर का मांस, तो कितना अच्छा होगा? आंटी झांग और मैं इस साल व्यस्त रहेंगे। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए रॉयल कैपिटल जाऊंगा। फोन रखने के बाद लिन युआन अपने सिर के पिछले हिस्से को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे समझ नहीं आया कि अंकल ली ने क्या समझ लिया है। वह इतना खुश क्यों था? उसने उससे यह भी पूछा कि वह क्या खाना चाहता है। उसे एक झटके में एक साल तक व्यस्त क्यों रहना पड़ा? हालांकि लिन युआन ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब उसे पता चल गया कि आंटी झांग और अंकल ली ठीक हैं, तो वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। आंटी झांग ने अंकल ली के हाव भाव देखे और एक पल के लिए अचानक स्तब्ध रह गईं। फिर उनके चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान उभर आई। लगभग 20 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें इसका पता चल गया है? यह सुनकर अंकल ली ने आंटी झांग की ओर देखा और जवाब दिया, मुझे सब समझ आ गया है। चलो वापस चलते हैं। मुझे नहीं पता कि वापस जाने के बाद वह पुरानी चीज मुझे मार डालेगी या नहीं। यह सुनकर आंटी झांग ने अंकल ली की पीठ थपथपाई और कहा, क्या बूढ़ी चीज, मैं तुम्हें मेरे पिता को ऐसे बुलाने से मना करती हूं। अंकल ली ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मास्टर मुझे मारता है तो तुम्हें उसे रोकने में मेरी मदद करनी होगी यिंगयिंग। अन्यथा अगर वह खुद को रोक नहीं पाता और मुझे मार डालता है तो तुम्हारे पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जैसे ही आंटी झांग ने अंकल ली की ओर देखा, एक पैर उड़कर
ऊपर आ गया। ली चांगलिन, जब मैं तुम्हारे साथ गई थी तो मैंने अपने पिता का दिल तोड़ दिया था। इस बार जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं खुद की रक्षा भी नहीं कर पाऊंगी। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ओर से दलील दूं। जब अंकल ली ने यह सुना तो उन्होंने अजीब तरह से पलकें झपकाईं और बोल पड़े, हम वास्तव में एक कड़वी प्रेमी युगल हैं। आंटी झांग अचानक खिलखिलाकर मुस्कुराईं। तुम ही हो जो एक कड़वी जिंदगी जी रहे हो। वैसे भी मैं वापस जाऊंगा और अपने पिता को बताऊंगा कि जब मैं तुम्हारे साथ पहली बार गया था तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था। बस मेरे पिता और मेरे द्वारा पीटे जाने का इंतजार करो। जब अंकल ली ने यह सुना तो वे अवाक रह गए। उनका चेहरा एक दुर्व्यवहार किए गए बन की तरह था। आंटी झांग ने हंसते हुए कहा, मेरे पिता के बारे में मेरी समझ के अनुसार वह आपसे निपटने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं और आप अगले 20 सालों के लिए चले जाते हैं तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आंटी झांग के शब्दों से अंकल ली को असहज महसूस हुआ और वह नाक भौं सिकोड़ने लगी। छोटा युआन अब एक क्रिएशन मास्टर है। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने पिता से उसे अपना शिष्य बनाने के लिए कहूंगा। अंकल ली ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अरे, वरिष्ठता में कितना अंतर है। छोटा युआन मेरा कनिष्ठ भाई बनने जा रहा है। घोर दिखावा। द्वीप व्हेल का महत्व उसके शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि उसके सामरिक महत्व में निहित था। आत्मा की उजागृति के बाद से समुद्र मनुष्यों के लिए निषिद्ध भूमि बन गया था। इसी तरह समुद्र के ऊपर का आसमान भी गहरे समुद्र की तरह ही खतरनाक हो गया था। प्लैटिनम तक पहुंचने के बाद समुद्र में रहने वाले कई फय के पास समुद्र के ऊपर आसमान पर हमला करने के साधन थे। कुछ मछली फय उच्च दबाव वाले पानी के जेट को शूट करने और यहां तक कि 100 मीटर की विशाल लहरें बनाने पर निर्भर थे, जबकि कुछ समुद्री फय कुछ समय के लिए आसमान की ओर कूद सकते थे और हमला कर सकते थे। यही कारण है कि मनुष्यों में से केवल कुछ ही विशेषज्ञ समुद्र में उतरने में सक्षम हो पाए थे। दुनिया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और कई संघ थे। हालांकि महासागर इन संघों को अलग करते थे, इसलिए नियमित रूप से बातचीत करने के अवसर कम थे। आइलैंड व्हेल जैसा जादुई प्राणी मनुष्यों के लिए समुद्र में उतरने का रास्ता बन गया था और यह उस समय बिल्कुल सुरक्षित था। आइलैंड व्हेल एक बहुत ही जादुई प्राणी था। इसे जीवित प्राणी नहीं माना जा सकता था क्योंकि यह गर्भवती मां से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे एक बड़ी व्हेल कॉलोनी से पैदा हुआ था। मृत्यु के बाद समुद्र की तलहटी में डूबने की घटना को व्हेल फॉल के नाम से जाना जाता है। व्हेल का शव लगभग 1000 वर्षों तक पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा दे सकता है। केवल तभी जब हजारों शानदार सिटेशियन एक साथ मरते हैं उसे बड़ा व्हेल फॉल कहा जा सकता है। व्हेल का गिरना इस दुनिया के भव्य दिग्गजों द्वारा समुद्र को दी गई कोमलता का अंतिम रूप था। जब एक व्हेल गिरती है तो असंख्य जीव पैदा होते हैं। जब असंख्य व्हेलें गिरती हैं और द्वीप व्हेल का जन्म होता है। समुद्र की गहराई में व्हेल के शव को लगभग 10,000 साल तक सड़ने के बाद गहरे समुद्र के जीव उसे पूरी तरह से सड़ने देते हैं। फिर बड़ी व्हेल गहरे समुद्र में कुछ चमकीले रत्न जैसे अंडे छोड़ती है और इस अंडे में आइलैंड व्हेल होती है। इससे पता चला कि द्वीपीय व्हेल जैसी दुर्लभ परी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन थी। जीवन के इस चमत्कार के कारण समुद्र के सभी जीव द्वीप व्हेल पर हमला नहीं करेंगे। अजन्मे आइलैंड व्हेल ने व्हेल के गिरने के बाद दिखाई देने वाले रत्न जैसे अंडे में सोया। पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने के बाद ही यह अपने आप फूटेगा। डायमंड तक पहुंचने और एक काल्पनिक नस्ल बनने से पहले द्वीप व्हेल सिर्फ 1 दर्जन मीटर लंबी थी, जो कि साधारण सिटेशियन फेज से अतुलनीय थी। जब शिखर डायमंड आइलैंड व्हेल एक काल्पनिक नस्ल बन गई और सुजरेन की ओर बढ़ी, तो यह इतनी बड़ी हो गई कि यह उग्र समुद्र पर समुद्र से घिरा एक द्वीप जैसा दिखाई देने लगा। सुजरेन पहुंचने के बाद आइलैंड व्हेल जितनी मजबूत होती गई, द्वीप का क्षेत्रफल उतना ही बड़ा होता गया। यह कहा जा सकता है कि मनुष्यों के लिए महासागर में जाने का एकमात्र विकल्प आइलैंड व्हेल ही था। आइलैंड व्हेल जैसे फे को फे नहीं माना जा सकता था क्योंकि प्रत्येक सुजरेन आइलैंड व्हेल दुनिया में एक शक्तिशाली आधार था जो अन्य बड़ी ताकतों को रोक सकता था। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि गाओ फेंग एक आइलैंड व्हेल के बदले 3 एपिक स्पिरिट स्प्रिंग लिली देगा। हालांकि 3 स्पिरिट स्प्रिंग लिली का मूल्य एक आइलैंड व्हेल के बराबर था, लेकिन इसका अर्थ अतुलनीय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य कांस्य महाकाव्य फिर 3 कांस्य महाकाव्य स्पिरिट स्प्रिंग लिली की जगह ले सकते थे। हालांकि बिना आइलैंड व्हेल के समुद्र में जाना असंभव था।
लिन युआन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहे कि वह भाग्यशाली है या गाओ फेंग अपने परिवार की संपत्ति बर्बाद कर रहा है। जब गाओ फेंग ने सुना कि लिन युआन इतनी जल्दी सहमत हो गया, तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्दी से बोला, भाई, भले ही मैं एक द्वीप व्हेल का आदान प्रदान कर रहा हूं जो अभी भी बिना बुद्धि के गहने जैसे अंडे में है, यह थोड़ा विशेष हो सकता है। यह सुनकर लिन युआन गंभीर हो गया। कितना खास? गाओ फेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई, मैं ये नहीं बता सकता कि यह कितना खास है। जब हम व्यापार करेंगे तो मैं इसे आपके पास लाकर दिखाऊंगा। फिर आप तय कर सकते हैं कि इसे बदलना है या नहीं। अगर आपको आइलैंड व्हेल नहीं चाहिए, तो मैं स्रोत प्रकार की वस्तुओं या कीमती आध्यात्मिक सामग्रियों के साथ इसका आदान प्रदान करूंगा। मैं निश्चित रूप से आपको हारने नहीं दूंगा। जब गाओ फेंग ने यह कहा, तो उसने सोचना शुरू कर दिया था कि उसे पहले कितनी सोर्स टाइप चीजें लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह पहले से ही तैयार रहने की कोशिश भी कर रहा था। यह अजन्मा द्वीप व्हेल बहुत ही विशेष था। इतना विशेष कि गाओ परिवार के पास इसे पालने का कोई तरीका नहीं था। गाओ परिवार के पास क्लास 4 क्रिएशन मास्टर था। हालांकि इस क्रिएशन मास्टर के क्लास 4 में पहुंचने के कुछ समय बाद भी उसके लिए कांस्य महाकाव्य फय को बढ़ाना बहुत कठिन था। इस क्लास 4 क्रिएशन मास्टर में अभी भी दूरदर्शिता थी। उसके दृढ़ संकल्प के कारण रत्न जैसे अंडे में द्वीप व्हेल ने उत्परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। चूंकि द्वीप व्हेल दुर्लभ थी, इसलिए वह केवल यह अनुमान लगा सकता था कि इसमें उत्परिवर्तन हुआ था। द्वीप व्हेल में क्या उत्परिवर्तन हुआ था, इस पर जरा सा भी शोध नहीं किया गया था। यही कारण था कि गाओ फेंग इसका आदान प्रदान कर सका। अन्यथा, भले ही गाओ फेंग काओ परिवार का एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज था, वह निश्चित रूप से ऐसे फय का आदान प्रदान करने के लिए योग्य नहीं था जो नींव का प्रतीक था। लिन युआन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब गाओ फेंग ने आइलैंड व्हेल को बाहर निकाला और लिन युआन ने उस पर ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया, तो उसे पता चल गया कि उत्परिवर्तन कहाँ था और क्या यह विनिमय के लायक था। लिन युआन दोपहर 3 बजे गाओ फेंग से मिलने वाला था, जो कुछ ही घंटों बाद था। उसने स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप से स्पिरिट स्प्रिंग लिली खरीदना शुरू कर दिया और उन्हें बढ़ाया। लीनिंग मून माउंटेन के रेडियंट मून पैलेस के आंतरिक महल में जब मिस्टिक मून ने गर्वित लेकिन कुछ हद तक चिंतित मून एम्प्रेस को देखा, तो वह खुद को यह कहने से रोक नहीं पाया, मून एम्प्रेस, ये अच्छी बात है कि यंग लॉर्ड आपसे सिफारिश पत्र लिखने में मदद मांगने नहीं आया। इसके बजाय उसने रेडियंस 100 सीक्वेंस के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए अपने सेलेस्टियल स्टेयरवे के खिताब का इस्तेमाल किया। आपको खुश होना चाहिए। चंद्र महारानी ने निराशा से उसकी ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट है, लेकिन वह बहुत स्वतंत्र है। उसके गुरु के रूप में मुझे हमेशा लगता है कि मैंने उसके विकास के मार्ग पर उसकी मदद नहीं की है। रहस्यवादी चंद्रमा कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे अपने दिल में, सच्चा गौरव कभी भी ग्रीन हाउस में फूल नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति होता है जिसने कठिनाइयों का सामना किया और अपनी ताकत का उपयोग करके अपना रास्ता बनाया। यदि लिन युआन को हर चीज के लिए चंद्र महारानी की मदद की आवश्यकता थी, तो इससे यह साबित होता है कि उसने अपने शिष्य का चयन करते समय निर्णय में गलती की थी। इसके बाद चंद्र महारानी को लगा कि अब स्पिरिट चाय में खुशबू नहीं रह गई है और वह शेफ सुप्रीम के उस कथन को याद किए बिना नहीं रह सकीं, जो उन्होंने अपने शिष्य के बारे में उनसे बात करते समय कहा था। मुझे ईर्ष्या हो रही है कि आपने एक अच्छे शिष्य को स्वीकार किया है। आप इतनी चिंतामुक्त हो सकती हैं। इस वाक्य के बारे में सोचते ही वह खड़ी हो गई और मिस्टिक मून से पूछा, शेफ सुप्रीम ईर्ष्यालु है कि मेरे लिए यह आसान है? क्या वह एक अच्छा मास्टर न बन पाने के लिए मेरा मजाक उड़ा रहा है? मिस्टिक मून को ठंडा पसीना आ गया और उसने सावधानी से उत्तर दिया, मुझे यकीन है कि शेफ सुप्रीम का यह मतलब नहीं था। वह वास्तव में उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे लगता है कि शेफ सुप्रीम वास्तव में मून एम्प्रेस से ईर्ष्या करता है। शेफ सुप्रीम, जो कक्षा 5 के क्रिएशन मास्टर थे और जीवन भर प्रसिद्ध रहे थे, ने जो 3 शिष्य स्वीकार किए थे, वह सनातमाने वे वास्तव में चिंताजनक थे। ऐसा कहा जाता है कि पहला शिष्य युद्ध में अच्छा नहीं था, लेकिन क्रिएशन मास्टर के रूप में प्रतिभाशाली था। हालांकि उसने जो रास्ता अपनाया, वह शेफ सुप्रीम द्वारा क्रिएशन मास्टर के रूप में सिखाई गई बातों के विपरीत था। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने अलग रास्ते पर जोर दिया और यह साबित करने के लिए शेफ सुप्रीम को छोड़ दिया कि उनका रास्ता सही था। उन्होंने शेफ सुप्रीम की एकमात्र जैविक बेटी को भी साथ छोड़ दिया था। उसका दूसरा शिष्य भी अजीब था। जब वह क्रिएशन मास्टर बन गया,
तो किसी कारण से वह व्यापार करने के लिए समुद्र में चला गया और अपने गुरु के नाम से स्पिरिट फूड पैवेलियन खोल दिया, जिससे पूरे रेडियंस फेडरेशन को लगा कि शेफ सुप्रीम ने इसे खोला है। तीसरा शिष्य हाल ही में बना एक शिष्य था, जो एक क्रिएशन मास्टर एंड स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल दोनों होने में बहुत उत्कृष्ट था। हालांकि उसे हमेशा सभी तरह की खतरनाक जगहों पर जाना पसंद था। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि उनका शिष्य बार बार खतरनाक स्थानों पर जाता था, इसलिए शेफ सुप्रीम का दिल तेजी से धड़कने लगा था। शेफ सुप्रीम ने अपने शिष्य के लिए एक पथ रक्षक नियुक्त किया था और उसके कारण अप्रत्याशित रूप से उसे मानसिक बीमारी हो गई। शेफ सुप्रीम पहले से ही अपने शिष्यों को पढ़ाते समय इतनी दयनीय स्थिति में थे, तो फिर उनके मन में दूसरों का मजाक उड़ाने का साहस कैसे हो सकता था? क्या यह इस बात की तुलना करने जैसा नहीं है कि आलू अधिक मीठा है या शकरकंद? उस समय मिस्टिक मून ने चंद्र महारानी को खर्राटे लेते हुए सुना। यह सही नहीं है। शेफ सुप्रीम निश्चित रूप से मेरा मजाक उड़ा रहा है। जब मैं अगली बार उसे देखूंगा, तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। रहस्यवादी चंद्रमा को यकीन नहीं था कि शेफ सुप्रीम का इरादा मजाक उड़ाने का था। लेकिन अगर चंद्रमा महारानी शेफ सुप्रीम के साथ हिसाब बराबर करने जा रही थी, तो उनके शिष्य के बारे में उनके द्वारा कहे गए हर शब्द उन्हें पूरी तरह से दिखावटी लगेंगे। युआन ने कल सुबह जल्दी प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने की योजना बना ली थी, इसलिए वह दोपहर 3 बजे गाओ फेंग से मिलने के लिए सहमत हो गया। गाओ फेंग के साथ सौदा पूरा करने के बाद लिन युआन को प्रशिक्षण के लिए बाहर आ जाने से पहले अंतिम प्रश्न उत्तर अभ्यास के लिए रात में रेडियंट मून पैलेस में अपने गुरु चंद्र महारानी से मिलने जाना पड़ा। चूंकि केवल 4 घंटे से भी कम समय बचा था, लिन युआन ने तुरंत स्टार वेब पर लॉग इन किया और गाओ फेंग द्वारा चुनी गई स्पिरिट स्प्रिंग लिली खरीदने के लिए दुर्लभ जीवन रूप मंडप में चला गया। सपोर्ट टाइप प्लांट फे स्पिरिट स्प्रिंग लिली के लिए, हालांकि यह अपेक्षाकृत दुर्लभ और महंगा था, इसे रेयर लाइफ फॉर्म पेवेलियन में खरीदना बहुत मुश्किल नहीं था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि यह एक तरह का विशुद्ध रूप से सपोर्ट टाइप फे था जिसकी बाजार में ज्यादा मांग नहीं थी। स्पिरिट स्प्रिंग लिली में आक्रामक क्षमताएं या नियंत्रण क्षमताएं नहीं थीं, बल्कि यह एक सहायक प्रकार का प्लांट फे था जो अन्य फहे के शरीर में बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई इंजेक्ट कर सकता था ताकि उनकी क्षमताओं की ताकत बढ़ सके। जब उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्प्रिंग लिली ने अपनी क्षमता को सक्रिय किया, तो उसकी कली से जो स्पिरिट क्यूई निकली, वह एक फुटते हुए स्पिरिट स्प्रिंग की तरह थी। यद्यपि स्पिरिट स्प्रिंग लिली की सहायता क्षमता बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल एक अजीब स्थिति में थी, क्योंकि स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल केवल अपने साथियों पर ही भरोसा कर सकता था, चाहे कुछ भी हो। यदि यह कहा जाए कि यह पॉइजन ब्यूटी की स्थिति के समान ही था, जहां उसके अनुबंधित फय स्टार टॉवर द्वंद्व युद्ध के लिए अत्यंत उपयुक्त थे, न कि आत्मा क्यूई पेशेवरों की टीम के लिए, तो यह को अनुबंधित स्पिरिट स्प्रिंग लिली की आत्मा क्यूई पेशेवर केवल एक टीम में शामिल होने के लिए उपयुक्त होगी, न कि स्टार टॉवर द्वंद्व युद्ध के लिए। हालांकि एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर द्वारा एक स्पिरिट स्प्रिंग लिली को अनुबंधित करने के बाद वे एक टीम में एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर के साथ तुलनीय हो सकते हैं। इस तरह के स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल कुछ टीमों में हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि आधार यह था कि किसी को स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की एक स्थिर और विश्वसनीय टीम की आवश्यकता थी। लिन युआन को कुछ समझ नहीं आया। गाओ फेंग ने ब्रीज हिबिस्कस का अनुबंध किया था, जो एक प्रकार का सहायक प्रकार का पौधा था जो आत्मा क्यूई को संघनित करता था। ये 3 स्पिरिट स्प्रिंग लिली स्पष्ट रूप से गाओ फेंग की फय संगतता के अनुरूप थीं और वह स्पष्ट रूप से उन्हें अनुबंधित करने जा रहा था। लिन युआन हैरान भाव से अपनी बात कह रहा था। क्या गाओ फेंग खुद को युद्ध के मैदान में आत्मा क्यूई लॉन्चिंग साइलो बनाने की कोशिश कर रहा था? स्पिरिट स्प्रिंग लिली जैसे फय का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, टीम में उसकी भूमिका उतनी ही स्पष्ट होगी। इसका मतलब यह था कि स्पिरिट स्प्रिंग लिली एक प्रकार का फय था जिसकी संसाधनों के लिए अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं थीं। चूंकि गाओ परिवार विंडमिस्ट सिटी का सबसे अमीर परिवार था, इसलिए गाओ फेंग के पास स्वाभाविक रूप से 3 स्पिरिट स्प्रिंग लिली का भरण पोषण करने का साधन था। बस ये था कि फेय की जोड़ी बनाने का यह तरीका थोड़ा ज्यादा ही चरम पर था। लिन युआन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपना भाग्य दूसरों के हाथों में सौंपना पसंद नहीं करते थे, लेकिन गाओ फेंग द्वारा अनुबंध
अनुबंधित फे का चयन उनके भाग्य को अपने साथियों के हाथों में सौंपने के समान था। लिन युआन ने स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप से 3 स्पिरिट स्प्रिंग लिली खरीदी और जल्द ही उन्हें ऑनस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के माध्यम से प्राप्त कर लिया। जब उसने इन 3 परियों को बढ़ाया तो एक दुर्घटना घटी। स्पिरिट स्प्रिंग लिली में से एक में उत्परिवर्तन हुआ जब उसे कांस्य में पदोन्नत किया गया और वह पीली स्प्रिंग लिली में बदल गई। इससे लिन युआन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक स्पिरिट स्प्रिंग लिली के पीले स्प्रिंग लिली में परिवर्तित होने की संभावना बहुत कम थी। यद्यपि यह केवल ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई के ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई में परिवर्तित होने जैसी किंवदंतियों में ही मौजूद नहीं था, लेकिन लॉटरी टिकट के साथ $5 लाख जीतने की संभावना से बहुत अलग नहीं था। यदि यह पीली स्प्रिंग लिली अनुबंध के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग नहीं करती, तो लिन युआन इसे रखना चाहता। वर्तमान में लिन युआन अपने मन से केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश ही उपयोग कर सकता था, जो केवल एक सामान्य सामान्य परी को ही अनुबंधित कर सकता था। भले ही लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा सिनेबर ओस्मांथस हॉवर्थिया फल खाने के बाद थोड़ी बढ़ गई हो, लेकिन वह अधिक सामान्य सामान्य परियों को अनुबंधित करेगा और धीरे धीरे उस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उनका पोषण करेगा। वह एक कांस्य पीले वसंत लिली का अनुबंध करने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि स्पिरिट गेदर गोल्ड फिश एयर ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई कांस्य एक्स लीजेंड में फंस गए थे और उनके पास फंतासी नस्ल में आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त इच्छा शक्ति ऋण का अभाव था। इसलिए मॉर्बियस को उनके ग्रेड के कारण सिल्वर में पदोन्नत नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप मॉर्बियस का स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र चौथी स्पिरिट लॉक स्थिति को अनलॉक करने में असमर्थ था। भले ही मॉर्बियस को सिल्वर में पदोन्नत किया गया हो, लिन युआन उसे येलो स्प्रिंग लिली पर स्पिरिट लॉक का उपयोग नहीं करने देगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पीली स्प्रिंग लिली की क्षमता मॉर्बियस के स्पिरिट लॉक के लिए उपयुक्त नहीं थी। येलो स्प्रिंग लिली एक घायल फे को उसकी पूरी ताकत वापस दिलाने के लिए युद्ध में खुद को बलिदान कर सकती है और फिर एक मुरझाई हुई अवस्था में चली जाएगी और उसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। लक्ष्य फे का ग्रेड येलो स्प्रिंग लिली से कम होना चाहिए, इसलिए मॉर्बियस का स्पिरिट लॉक येलो स्प्रिंग लिली की बलिदान क्षमता से टकरा गया। लिन युआन के आसपास के लोग भी इस पीले वसंत लिली को अनुबंधित करने के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए वह इस पीले वसंत लिली के बारे में गाओ फेंग की राय पूछना चाहता था। गाओ फेंग को इस पीले स्प्रिंग लिली को अनुबंधित करने में बहुत रुचि होनी चाहिए। एक पीली स्प्रिंग लिली एक सहायक भूमिका निभा सकती है और मुख्य आउटपुट सदस्यों के ऊपर टीम में एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर की रणनीतिक स्थिति को बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पीली स्प्रिंग लिली की क्षमता एक टीम में गलती सहनशीलता को बहुत बढ़ा सकती थी। कई 5 सदस्यीय टीमें एक या दो मुख्य फे के इर्द गिर्द घूमती थीं। स्पिरिट स्प्रिंग लिली की भूमिका टीम के मुख्य फे को तुरंत अपनी पूरी ताकत से ठीक होने देने के समान थी, चाहे उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, जब तक कि वह मर न जाए। कांस्य महाकाव्य पीली स्प्रिंग लिली का मूल्य कांस्य महाकाव्य स्पिरिट स्प्रिंग लिली की तुलना में बहुत अधिक था। इसलिए व्यापार करते समय लिन युआन स्वाभाविक रूप से कांस्य महाकाव्य महाकाव्य स्पिरिट स्प्रिंग लिली के व्यापार पर पहले से सहमत मूल्य के आधार पर कांस्य महाकाल महाकाव्य पीली स्प्रिंग लिली की कीमत की गणना नहीं कर। फिर भी गाओ फेंग एंड उसके पीछे का गाओ परिवार इस कांस्य महाकाव्य पीले स्प्रिंग लिली के लिए भुगतान करने को तैयार होना चाहिए और कर भी सकता है। उसी समय लिन युआन भी उस अजीबोगरीब द्वीप व्हेल का इंतजार कर रहा था जिसे गाओ फेंग बाद में लाएगा, जो अभी तक गहने जैसे अंडे से नहीं निकली थी। यदि द्वीपीय व्हेल जैसे किसी परी में कोई असामान्यता देखी गई हो, तो केवल एक ही संभावना होगी उत्परिवर्तन। लिन युआन गाओ फेंग द्वारा बताए गए उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल और एक सामान्य व्हेल के बीच अंतर को देखने के लिए उत्सुक था, इतना अधिक कि गाओ फेंग ऐसे रणनीतिक संसाधन को उसके साथ आदान प्रदान करने के लिए अपने त्रुप के पत्ते के रूप में मानने को तैयार था। गाओ परिवार जैसे समृद्ध परिवार की विरासत को देखते हुए वह कभी भी महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधनों को आसानी से नहीं छीनेंगे। इसलिए इस उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल के साथ कोई बहुत बड़ी समस्या होनी चाहिए, इतनी बड़ी कि गाओ परिवार को भी लगा कि यह उसके हाथों में बेकार है। लिन युआन ने 3 स्पिरिट स्प्रिंग लिली को बढ़ाया और 2 कांस्य महाकाव्य स्पिरिट स्प्रिंग लिली और एक कांस्य महाकाव्य पीला स्प्रिंग लिली प्राप्त की। उसके कुछ ही समय बाद उसका सेल फोन बज उठा। उसने उस पर नजर डाली और पाया कि यह गाओ फेंग था। भाई, है, मैं पहले से ही तय जगह पर हूं। ये एक हवेली है। भाई, आपकी पसंद अच्छी है। मैंने बाहर से आपकी जगह देखी और यह बहुत अच्छी है। यह सुनकर लिन युआन ने जवाब दिया, गेट पर मेरा इंतजार करो, मैं किसी को तुम्हारे लिए अंदर भेज दूंगा। लिन युआन नीचे गया और वेन्यू से उसे अंदर लाने के लिए कहा। लिन युआन की राय में
एक पल में गांव फेंग के साथ उसका सौदा उसके संसाधनों को समृद्ध करने की एक प्रक्रिया होगी। वह दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री या फेय प्राप्त कर सकता था जो स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप ने इस सौदे के माध्यम से नहीं बेची थी। जल्द ही वेन यू गाओ फेंग को हवेली के प्रवेश द्वार पर ले आया। जेड टेक्सचर्ड पुराना नाशपाती की लकड़ी का बोर्ड जिस पर दूर से लौटना लिखा हुआ था हवेली की छत के नीचे लटका हुआ था और सूरज की रोशनी में सोने लाल रंग की चमक बिखेर रहा था। यह चमक एक साधारण लकड़ी की बनावट जैसी लग रही थी। गाओ फेंग ने इस हवेली में प्रवेश करते ही इसकी भिन्नता महसूस कर ली थी। चूंकि यह देर से शरद ऋतु थी, इसलिए मौसम के बदलाव के कारण उच्च श्रेणी के फे भी तदनुसार बदल गए। उदाहरण के लिए, कुछ पेड़ के फे देर से शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं और फूल के फे सर्दियों में खिलते नहीं हैं बल्कि निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन हवेली के सभी पौधे मौसम से अप्रभावित लग रहे थे। वे अभी भी हरे भरे और रसीले थे। यद्यपि हवेली के अंदर और बाहर का तापमान एक जैसा था, फिर भी पौधों की वृद्धि गर्मियों के चरम जैसी थी। गाओ फेंग हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था। हालांकि उसने अभी हवेली में कदम भी नहीं रखा था, लेकिन उसे बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई और हल्की जेड चमक का एहसास हो गया था। वह चौंक गया और इस जेड चमक से ही परिचित था। जेड चमक बहुत चमकदार थी, मानो इसमें प्राकृतिक लालित्य हो। गाओ फेंग, जो एक अमीर परिवार से था, को ऐसी भावना परिचित थी क्योंकि उसने अपने बिस्तर के सिरहाने पर जेड बनावट वाली विलो लकड़ी से बनी एक फूल की नक्काशी रखी थी। गाओ फेंग अभी हवेली में प्रवेश नहीं कर पाया था, लेकिन वह दिन के समय चमक को महसूस कर सकता था। उसे पता था कि केवल एक ही संभावना थी। हवेली में पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी से बनी कई चीजें थीं। जब उसने हवेली में कदम रखा, तो उसे अचानक लगा कि वह पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं रहा। विंड मिस्ट सिटी के सबसे अमीर परिवार से होने के कारण यह पूरे रेडियंस फेडरेशन में सबसे अमीर लोगों में से एक था। वह गांव परिवार का एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज था। इसलिए उसमें गर्व और दूरदर्शिता आम लोगों की कल्पना से परे थी। भले ही गाओ फेंग लिन युआन को बहुत खुश कर रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लिन युआन के पास कांस्य महाकाव्य फय था जिसकी उसे जरूरत थी। वह गांव परिवार की बेकार उत्परिवर्तित द्वीप हेल को लिन युआन के साथ बदल देगा ताकि वह अपने परिवार की ताकत और धन दिखा सके, ताकि लिन युआन को गाओ परिवार के साथ व्यापार करने के लाभों का पता चले। गाओ फेंग, जो गाओ परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है, ने जब हवेली के साज सामान को देखा तो उसका अभिमान चला गया। उसने निश्चित रूप से ग्लो विंग्ड बटरफ्लाइज, स्पिरिट कंटेनिंग हिबिस्कस और 5 फॉर्च्यून रांचेस को पहचाना। गाओ फेंग की नजर में उसने इन कांस्य फ्लॉलेस फे को रेडियंस डॉलर में बदल दिया। उनमें से कुछ में संभवतः कांस्य महाकाव्य में विकसित होने की क्षमता थी। हवेली में ऐसे परियों को पालना बहुत ही असाधारण और आश्चर्यजनक था। हालांकि गाओ फेंग तीनों कोई का नाम नहीं बता सका, फिर भी उसकी आंखें बहुत समझदार थीं। वे श्रेष्ठ शुभ फय थे और उनमें से प्रत्येक दर्जनों कांस्य महाकाव्य फय के बराबर हो सकता था। इसके अलावा पूरी तरह से जेड बनावट वाले फर्नीचर और लाल चंदन की मछली टैंक का उपयोग एक विशेष दीवार के रूप में किया गया था, जिससे गाओ फेंग को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि हवेली के मालिक की नींव कितनी गहरी थी। गाओ परिवार में जेड बनावट वाली लकड़ी अनुपस्थित नहीं थी, लेकिन अधिकांशतः इसका उपयोग आभूषण और उभरा हुआ मूर्तियां बनाने में किया जाता था। फर्नीचर में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी टकराने से क्षतिग्रस्त हो जाती थी। गांव फेंक की राय में चेराम हाँ जेड बनावट वाली लकड़ी से बने फर्नीचर का लापरवाही से उपयोग करना अपव्ययीपन माना जा सकता है। गांव परिवार का मुख्य निवास पहाड़ों के बगल में और पानी के करीब था, और 1000 साल की विरासत के साथ अंदर की सजावट इस हवेली की सजावट और साज सज्जा की तुलना में कम शानदार लग रही थी। गाओ फेंग ने इस व्यापार के प्रति अपने गर्व को वापस ले लिया। अगर यह कहा जाए कि उसने पहले लिन युआन को केवल सतही तौर पर भाई माना था, तो वह वास्तव में अब लिन युआन के साथ दोस्ती करना चाहता था। गाओ फेंग का मन बहुत लचीला था। उसकी आंखों के सामने इस युवक की चापलूसी करने में कोई बुराई नहीं थी। एक संपन्न परिवार के बेटे के रूप में वह अपने दोस्तों के समूह में लोगों की ताकत और स्थिति का अंदाजा लगा सकता था। उनके अनुसार केवल समान ताकत और विरासत वाले लोग ही दोस्त बन सकते हैं, जो संसाधनों को साझा करते हैं, क्योंकि मजबूत लोगों का संयोजन किसी को और अधिक मजबूत बना सकता है। यदि मजबूत पक्ष कमजोर पक्ष को अधीनस्थ के रूप में स्वीकार न करे, तो कमजोर पक्ष बोझ के समान होगा। वेन यू ने उस समय कहा,
युवा मास्टर, मैं गाओ फेंग को अंदर लाया हूं। मैं अंकल हूं की मदद करने जा रहा हूं, ताकि वे देख सकें कि हवेली में और क्या सावधानी से नक्काशी और डिजाइन करने की आवश्यकता है। लिन युआन ने सिर हिलाया और वेन्यू ने सलामी दी और हवेली से बाहर निकल गया। इससे गाओ फेंग को और भी झटका लगा। वह वेन्यू के स्वभाव, आचरण और अहंकार को समझ सकता था। इस प्रकार का अहंकार शिष्टता के साथ गर्व का भाव था, जो केवल बड़े प्रभावशाली लोगों के बीच ही विकसित हो सकता था। गाओ फेंग ने हमेशा सोचा था कि वेन्यू हवेली का मालिक था, लेकिन अब वह जानता था कि उसकी आंखों के सामने यह युवा लड़की उस युवक की नौकर थी। लिन युआन ने गाओ फेंग के वर्तमान विचारों की परवाह नहीं की और कहा, आओ बैठो और बात करो। फिर उसने गाओ फेंग को एक कप स्पिरिट चाय पिलाई, जो थोड़ी देर के लिए मेज पर रखी गई थी। जब गाओ फेंग ने एक घूंट लिया और उसे चखा, तो वह बता सकता था कि यह प्लैटिनम चाय के पेड़ से बनी होगी। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह किस प्रजाति का है। उसने पहले कभी इसे नहीं पिया था। स्पिरिट चाय में एक स्पष्ट स्वाद था, जो तुरंत एक मीठा स्वाद छोड़ देता था। जब स्पिरिट चाय मुंह में जाती थी और गले से नीचे जाती थी, तो ऐसा लगता था जैसे कोई बेहोश सुंदर सपना देख रहा हो। यह असाधारण रूप से अनोखा था। गाओ फेंग ने क्रेन की छायादार धूपदानी को देखा और पूछे बिना नहीं रह सका, क्या मैं देख सकता हूं कि इसमें कौन सी धूप जल रही है? लिन युआन ने एक चाय का कप उठाया, एक घूंट स्पिरिट वाली चाय पी और जवाब दिया, आगे बढ़ो। चूंकि उसने लिन युआन की नींव देखी थी, इसलिए गाओ फेंग को जेड बनावट वाले ड्रैगन ब्लड गोल्डन सिल्क बांस से बने इस क्रेन छायादार धूपदान को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इस धूप बत्ती की गंध बहुत ही शांतिदायक थी, जिसे सूंघने पर गाओ फेंग को शांति का अनुभव हुआ। हालांकि जब उन्होंने क्रेन छाया के साथ उकेरे गए ढक्कन को खोला और अंदर जल रही धूप और काले क्रिस्टल पाउडर से उठते धुएं पर नजर डाली, तो गाओ फेंग ने जल्दी से क्रेन छाया वाले ढक्कन को वापस क्रेन छाया वाले धूपदान पर रख दिया। गाओ फेंग को लगा कि वह फट जाएगा। एक नजर में उसने पहचान लिया कि यह काला क्रिस्टल पाउडर जेड टेक्सचर्ड अगर वुड था। ऐसी चीजों का बारीक चूर्ण, जिसे सैकड़ों हजारों रेडियंस डॉलर में भी बेचा जा सकता है, एक शानदार चीज मानी जाती थी। लेकिन अब किसी ने वास्तव में इसके एक पूरे टुकड़े को टुकड़ों में तोड़कर अगरबत्ती में जला दिया था। यह सरासर रेडियंस डॉलर को गंभीरता से नहीं लेना था। इन चंद मिनटों में सैकड़ों हजारों रेडियंस डॉलर जल रहे थे। क्या यह सिर्फ अगर की लकड़ी से आने वाली अदृश्य शांतिदायक सुगंध को सूंघने के लिए था? जब लिन युआन ने देखा कि गाओ फेंग क्रेन की छायादार धूपदानी को देखकर हैरान है, तो उसने सबसे पहले एक कांस्य महाकाव्य आत्मा स्प्रिंग लिली निकाली और उसे मेज पर रख दिया और फिर कहा, यह कांस्य महाकाव्य आत्मा स्प्रिंग लिली है। इस अजीबोगरीब द्वीप हेल का क्या मतलब है जो अभी तक अंडे से नहीं निकली है? गाओ फेंग ने देखा कि हल्के गुलाबी रंग की कांस्य महाकाव्य सिद्धियो आत्मा वसंत लिली की 3 खिली हुई कलियों में आत्मा क्यूई एक पहाड़ी झरने की तरह बह रही थी। वह बहुत खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और अपनी कलाई पर लगे फूल के आकार के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स से लगभग आधा मीटर लंबा एक अंडाकार क्रिस्टल जैसा अंडा निकाला। साधारण द्वीप फेल के अंडे गहरे नीले रंग के होते हैं, जिनमें कुछ भूरे रंग की रेखाएं होती हैं। लेकिन लिन युआन ने पाया कि उसके सामने मौजूद अजीब और गरीब द्वीप फेल के अंडे का रंग अत्यंत हल्का नीला था, जिसमें कुछ अस्पष्ट हरे और सफेद रेखाएं थीं। लिन युआन खुद को यह कहने से रोक नहीं सका, आपके द्वीप फेल अंडे का रंग मेरे झात रंग से बहुत अलग है। उसके शब्दों ने गाओ फेंग को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। लिन युआन की नींव जानने के बाद गाओ फेंग ने फैसला किया कि वह उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। उसने जवाब दिया, आपको पता होना चाहिए कि द्वीप फेल का पालन पोषण कैसे किया जाता है। अगर वह अंडे से बाहर निकलना चाहती है, तो उसे बड़ी मात्रा में आत्मा क्यूई और जल तत्वों को निगलना होगा। क्या यह कहावत नहीं है कि व्हेल स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाती है? इसलिए एक काल्पनिक नस्ल द्वीप व्हेल की खेती करने की कोशिश में खर्च किए गए संसाधन 100 राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को खिलाने से भी ज्यादा असाधारण है। चलें